ज्योतिष जो है आज ऐसा नहीं है कि डॉक्टर DY राखी ही करती है। आपके जैसे बहुत लोग हैं और इंटरनेट पर बहुत सारे दावे हैं, लेकिन डॉक्टर DY राखी को ही क्यों फॉलो किया जाता है? मैं ज्योतिष जीती हूँ, मैं ज्योतिष करती नहीं हूँ। आपके दिमाग में कैसे आया कि मुझे इसका ज्ञान लेना है, मुझे इसके बारे में पढ़ाई करनी है? मेरे घर वाले मायके वाले पता है इसे क्या कहते थे? काली जबान। जो बोलते हैं वो काल हो जाता है। लेकिन हस्बैंड ने कहा ये काली जबान ये सिक्स सेंस है, तुम ज्योतिष सीखो। इसके अलावा अगर आपको किसी प्रोफेशन के लिए जाना जाए तो क्या हो सकता है? एस्ट्रोलॉजी को अगर मैं छोड़ दूं, भिंडी बनाते बनाते आपकी जिंदगी को सुधार दूंगी। ज्यादातर मैंने आपको लाल बिंदी गोल बड़ी सी बिंदी में देखा है। आज आपने लंबी बिंदी पहनी है, ऐसा क्यों पहना है? और ये जो लाल बिंदी उसका क्या कॉन्सेप्ट है, मैं जानना चाहती हूँ। आपको पता है जितनी बड़ी बिंदी, पति का उतना बड़ा करियर, उतना बड़ा नाम, उतना आपका शोहरत। तो मैं नहीं लगा सकती, अगर मैं शादीशुदा हूँ तो मैं नहीं दिखा सकती, क्योंकि हमारे प्रोफेशन में ही अलाउड नहीं है। ऐसे प्रोफेशन को गोली मार देनी चाहिए। कोई भी दुनिया का प्रोफेशन आपसे आपका सुहाग लगाने की चीज छीन नहीं सकता, और छीन रहा है तो इस पर बात होनी चाहिए। पुलवामा में अटैक हुआ तो उसके बारे में किसी ने क्यों नहीं आगाह किया सरकार मैंने को? किया था। अभी आपको कह रही हूँ आपके पॉडकास्ट में, आने वाले भारत के 6 महीने में पूरे विश्व में कहीं पर आतंकवादी हमला हो सकता है और होगा। कैसे? मैं वही तो पूछ रही हूँ, लोग पूछेंगे सवाल। बेटा मेरी एक बात याद रख लो, 2030 तक वही लोग सही रहेंगे जो धर्म से जुड़ेंगे। आजकल ऐसे भी लोग हैं जो ना धर्म को मानते हैं ना रिलीजन को मानते, वो किसी भी धर्म को विश्वास नहीं करते, और ऐसे लोगों का ये विश्वास है कि जो है वो साइंस है। ऐसे लोग कुत्तों को मानते हैं। कई लोग आप पे आरोप लगाते हैं कि डॉक्टर DY राखी तो सिर्फ अमीरों के लिए है, गरीबों के लिए है ही नहीं। क्या 2027 शुरू होने के बाद अगर देखा जाए तो सही होगा सब कुछ? क्या जरूरत है ये बात बताने की अभी से और लोगों को डराने की? मैं ऑलरेडी क्लियर कर चुकी हूँ कि 2030 तक भारत में कुछ अच्छा नहीं। अच्छा, एक अच्छा पति या एक अच्छी पत्नी आज के युवा को क्या बताएंगे? वो कैसे मिले, वो क्या करे कि अच्छा पति या अच्छी पत्नी मिले? राम ढूंढने जा रहे हो तो सीता बन जाना, और सीता ढूंढने जा रहे हो तो पहले राम बन जाना। सीधी बात, नो बकवास। आपने वो गाना सुना है? हाँ तुम बिल्कुल वैसी हो जैसा मैंने सोचा था। डॉक्टर DY राखी, जेनजी हो या फिर मिडिल एज का कोई व्यक्ति हो या कोई छोटा सा बच्चा भी हो, मुझे लगता है डॉक्टर DY राखी को हर कोई जानता है। अगर आप इंटरनेट पर सर्च भी करेंगे, या यूं कहें कि इंटरनेट की दुनिया में डॉक्टर DY राखी टॉप पर आती है। इसकी वजह बहुत साफ है कि जो जीवन में समस्याएं चल रही हो, या फिर यूं कहें कि नॉर्मल जीवन में भी अगर आपके जहन में कोई सवाल है तो उनका जवाब इन्होंने बिल्कुल बारीकी से दिया है, बहुत आसानी से दिया है। लेकिन अब तक आप एक ज्योतिष की दुनिया से जानने वाली डॉक्टर DY राखी, और अब तक आपको लोगों ने ऐसे ही जाना। लेकिन आज मैं रंजना उपाध्याय आपसे डॉक्टर DY राखी से ज्योतिषी के तौर पे नहीं मिलूंगी, मैं एक व्यक्तिगत तौर पे आपसे मिलूंगी, और आपका मैं बहुत स्वागत करती हूँ। थैंक यू सो मच फॉर अ ब्यूटीफुल इंट्रोडक्शन, और आप भी बहुत प्यारी हैं। और सॉरी बहुत दिन बाद आपकी मेरी मुलाकात हुई, जबकि हम काफी लंबे समय से सोच रहे थे कि हम पॉडकास्ट करें। दिल की गहराइयों से थैंक यू। सबसे पहले जब मैंने आपको देखा तो एक व्यक्ति के चेहरे पे स्पार्क होता है, वो मैंने आपके ऊपर देखा। जैसे ही मैं मिली, कभी मुझे ऐसा महसूस ही नहीं हुआ कि मैंने पहली बार आपसे मुलाकात की है। आपके पास में गई और आपने सबसे पहले यही कहा, कैसी हो गुड़िया? तो ये एक व्यक्तिगत तौर पे मैं ये जरूर कहूंगी कि आपने शुरुआत में मुझे अपनापन महसूस कराया है। लेकिन आज मैं आपसे एक सवाल जो पूछूंगी, और सबसे महत्वपूर्ण सवाल होगा मेरा ये, कि जो आम जनता आपको फॉलो करती है, यूं कहें कि लोग आपको लाखों करोड़ों में देखते हैं, वो क्यों देखते हैं? ज्योतिष जो है आज ऐसा नहीं है कि डॉक्टर DY राखी ही करती हैं। आपके जैसे बहुत लोग हैं और इंटरनेट पर बहुत सारे दावे हैं, लेकिन डॉक्टर DY राखी को ही क्यों फॉलो किया जाता है? क्यों आपको लोग इतना प्यार करते हैं? आपने अभी जो क्वेश्चन पूछा उसका आंसर खुद ही दे दिया। मैं आपको बताती हूँ कैसे। थैंक यू सो मच। लेकिन पहली बात तो जो लोग मुझे देखते हैं, जो लोग मुझे फॉलो करते हैं, वो लोग नहीं, मेरा परिवार, मेरी सांसें और मेरी ज़िंदगी का हिस्सा हैं। जब तक मैं हज़ारों में थी तो मैं परिवार बोलती थी, और अब मैं लाखों में हूँ तो मैं हमेशा एक बात कहती हूँ कि हम संसार हैं। तो मेरा एक संसार है जहाँ से मैंने शुरुआत की। और आपने कहा कि ज्योतिष तो बहुत है, फिर आपको, मैं ज्योतिष के हिसाब से लोग मुझे नहीं देखते, और मैं जब भी कभी भी इंटरनेट पे कोई वीडियो डालती हूँ तो मैं ज्योतिष के हिसाब से नहीं डालती।
आपने देखा मैं मस्ती मजाक की वीडियो भी डालती हूँ, अपने बच्चे के साथ भी वीडियो डालती हूँ, मैं हर करंट एफर्ट्स पर जो चीज़ें चल रही होती है उस पर वीडियो डालती हूँ। कहीं पर भगवान ना करे कोई एक्सीडेंट हो गया मैं उस पर भी बात करती हूँ। मैं जीवन के जीने की कला भी सिखाती हूँ, ये रिश्ता क्या कहलाता है ये भी मैं बात करती हूँ। मैं हमेशा ये भी सिखाती हूँ कि देश से प्यार करो, दुनिया से प्यार करो। और मैं ज्योतिष जीती हूँ, मैं ज्योतिष करती नहीं हूँ। और ज्योतिषियों से मेरे ज्योतिष में फ़र्क इतना ही फ़र्क है, मैं कभी नहीं कहती एकादशी का व्रत रखो, मैं रखती हूं फिर रखवाती हूं। मैं ये नहीं कहती ये उपाय करो, मैं कहती हूं मैं करवाऊंगी, जबरदस्ती करवाऊंगी। मैं चप्पल छोड़ती हूं तब लाखों लोगों को चप्पल छोड़ने के लिए कहती हूं। मैं जमीन पे सोती हूं तब लाखों लोगों को जमीन पे सोने के लिए कहती हूं। मैं जो करती हूं वो करने के लिए लोगों को कहती हूं और करके दिखाती हूं। 3:30 उठती हूँ, वीडियो शेयर्स करती हूँ, मंदिर जाती हूँ, कबूतरों को बाजरा, गाय को रोटी, कुत्ते को दूध, चींटे को खाना, चाय बांटना, कंबल बांटना, हर तरह की चीज जो मैं आपको कहती हूँ अपने जीवन में करो, ये ज्योतिष कहता है, उसे मैं प्रैक्टिकली करती हूँ। ये चीज मुझे दूसरों से अलग करती है। ऐसा मैं नहीं कह रही, ऐसा लाखों लोगों ने कमेंट करके मुझे खुद कहा। अच्छा, ऐसा क्यों करती हैं आप 3:30 बजे उठकर? इसके पीछे का क्या महत्व है, मुझे आप ये बताएं। देखिए, ब्रह्म मुहूर्त में उठना तो हमारे यहाँ पर कहा ही जाता है, तो मैं कोई बड़ा काम नहीं करती। अब तो मेरे को देख के मेरा पूरा संसार उठता है, बहुत लोग उठते हैं। और इसके पीछे उठने का रीजन ऐसा नहीं है कि मैंने कुछ सोचकर उठना शुरू किया है। मैं वनस्थली विद्यापीठ राजस्थान की पढ़ी हुई हूँ। व्हेन आई वाज इन क्लास 5th, 5वीं कक्षा में मैं वहाँ चली गई थी। 5वीं कक्षा से 12वीं कक्षा तक मैंने वहाँ पढ़ाई की है। और वहाँ पर कंपलसरी था कि 3:45 बजे उठना है, क्योंकि वहाँ कुएं में से पानी निकालना पड़ता था, बाथरूमों में नलके नहीं होते थे। और वो पानी बाल्टी में भरकर आपको एक लाइन में लगना पड़ता था, जहाँ 500, 250, 300 लड़कियां हॉस्टल में हैं। और उस लाइन में लगकर जब आपका नंबर आता था तब आपको नहाना होता था, तब आपको ब्रश करना होता था, तब आपको वॉशरूम जाना होता था। इट वॉज अ लिमिटेड बाथरूम। और आज भी वनस्थली विद्यापीठ पूरे एशिया के अंदर गर्ल्स हॉस्टल में नंबर 1 हॉस्टल है। तो जो बच्ची 5 बजे हॉस्टल चली गई हो तो वो तो डिसिप्लिन में रहेगी, क्योंकि वो डिसिप्लिन, वो कायदा, वो मर्यादा, मैंने आज जो भी कुछ हूँ उसके पीछे मैं हमेशा कहती हूँ वनस्थली विद्यापीठ राजस्थान का बहुत बड़ा हाथ है। तो मैंने वहाँ से सीखा उठना, तो वो चीज़ मेरे जहन में, मेरे खून में रही। शादी हो गई, मैं 12th क्लास करके बाहर आई। मैंने 12th क्लास किया 1998 में। 1999 में मेरे हस्बैंड से मेरी मुलाकात हुई। उन्होंने मेरा फर्स्ट ईयर में एडमिशन कराया। 2000 में मेरी शादी हो गई। 2005 में मेरा बच्चा हो गया। मैंने ग्रेजुएशन भी शादी के बाद की, जिसका क्रेडिट मेरे हस्बैंड को जाता है। सो इस पूरे दौरान के बीच में जो 5वीं कक्षा में पढ़ने वाली छोटी सी बच्ची हॉस्टल चली गई, तो मैंने ये सब डिसिप्लिन वहाँ से सीखा। ग्रेजुएशन की, उसके बाद मैंने अपना एस्ट्रोलॉजी की पढ़ाई साथ साथ शुरू करी। तो ये नियम, ये रेगुलर, ये चीज़ें मुझे वहाँ से। और फिर देखिए शादी कहाँ हो गई, पंजाबी लड़की की शादी साउथ इंडिया में हो गई। वहाँ उठते ही ब्रह्म मुहूर्त में, वहाँ सुबह बिना नहाए धोए मंदिर नहीं जाते, खाना नहीं खाते, वहाँ इतने मंत्रोच्चारण, इतनी पूजा, वो सब सासू माँ में देखा। अब ऐसा थोड़ी है सासू माँ उठ रही है आप नहीं उठ रहे हो। तो ये मेरे को लगता है एक जर्नी थी जो मेरे पितरों के आशीर्वाद से पीछे से चलती आ रही थी कि भैया ऐसा होना है और ऐसा करो, वरना मेरे माता पिता किसी भी हॉस्टल में डाल देते। मुझे वनस्थली विद्यापीठ गर्ल्स हॉस्टल राजस्थान में 5वीं कक्षा में जाके छोड़ा है। तो ये कहीं ना कहीं सब चीजें जुड़ी हुई थी। अच्छा, ये ज्योतिष का जो ज्ञान है आपके अंदर कब इंटरेस्ट आया? क्योंकि मैं देखूं तो ज्योतिष में बहुत कम महिलाएं, पहले जब मैं अगर शुरुआत की बात करूं तो उतना कोई ध्यान नहीं देता था, या यूं कहें कि पहले जब शब्द आते थे तो कोई मेल पुरुष ही आता था दिमाग में। लेकिन आपके दिमाग में कैसे आया कि मुझे इसका ज्ञान लेना है, मुझे इसके बारे में पढ़ाई करनी है? थैंक यू सो मच इस ब्यूटीफुल क्वेश्चन के लिए, क्योंकि मैं कब से चाहती थी कि कोई मुझसे एक क्वेश्चन पूछे, और अगर ये माइक ना होता तो उठ के मैं तुम्हें एक टाइट हक देती। क्योंकि मैं कई बार कई प्लेटफॉर्म्स में ये बात समझाती हूँ पर्सनली, जब दोस्तों को मिलती हूँ। बच्चा, जब मैंने ज्योतिष सीखने की बात की उस टाइम पे कोई ज्योतिष संस्थान नहीं होते थे, ना ज्योतिष पढ़ने आते थे। मैंने जिन गुरुजी को बोला मुझे आप ज्योतिष सिखाइए, तो वो हंसने लगे, और सच में वो बहुत हंसे। और उन्होंने मुझे हंसकर कहा, लड़कियां कब ज्योतिष करती हैं, तुम सीखोगी सीरियसली? तो मैंने कहा हाँ मैं सीखना चाहती हूँ। तो फिर उन्होंने मुझे कहा ठीक है मैं बताता हूँ, कल बताता हूँ। वो घर आते थे मुझे पढ़ाने के लिए, मेरे गुरुजी। तो मैंने देखा कि उनका इंटरेस्ट नहीं है मुझे पढ़ाने में, जैसे एक हास्यपरद बात होती है। तो उस टाइम पर औरतें एक बहुत अच्छी चीज करती थी, अगर आपको याद हो, आज तक पर एक मैम आती थी सोनल वर्मा जी। उनको देखकर हम मोटिवेट होते थे। और वो सोनल वर्मा जी की क्या ड्रेसेस होती थी, क्या अंदाज होता था, वो टैरो रीडिंग करती थी। तो मैं उनको देखती थी, मेरा बहुत चाव से उनके उस प्रोग्राम को देखती थी और लिखती थी, वो जो बोलती थी, चीजें करती थी। तो मैंने देखा कि मुझे टैरो सीखने चाहिए, और टैरो औरतें करती हैं, ज्योतिष औरतों के लिए नहीं बना है।
ऐसा दिमाग में हमेशा रहता था। फिर एक मैम थी, मेरी गुरु थी श्वेता जी, जिनसे मैंने वो मुझे एक मॉल में मिली, मैंने कहा मुझे आपसे टैरो सीखना है, उनसे मैंने टैरो सीखा। फिर मैंने गुरु जी को कॉल किया कि अब तो मैं टैरो भी सीख रही हूँ, पर टैरो में वो हमेशा ये बात करती हैं ये कलर, वो कलर, ये रंग, वो रंग, तो अब मुझे ज्योतिष भी सिखाओ। तब वो मुझे मेरे घर आकर सिर्फ 200 रुपये पर क्लास पर ज्योतिष सिखा कर जाते थे। तो आप बिल्कुल सही कह रही हैं, जब हमने ज्योतिष शुरू किया था 1999 में, 2000 में, तब औरतें ज्योतिष नहीं पढ़ती थी। आपकी उस समय उम्र क्या थी, मतलब किस उम्र में आप? मेरी 22 साल में शादी हो गई थी। और इसी उम्र में आपको ज्योतिष विज्ञान की तरफ आपका झुकाव था? नहीं, मेरा शुरू से था। आपको मैं बता दूं हॉस्टल क्यों गई, इसके पीछे भी रीज़न था। मैंने अपने बहुत छोटी उम्र में अपने फादर को खो दिया था। तो माई मदर वॉज अ सिंगल मदर, उन्होंने मुझे पाला। तो मेरी मदर जब काम करने जाती थी, कमाने जाती थी, तो मैं घर के काम करने लगती थी, मैं पढ़ती नहीं थी, मैं होमवर्क नहीं करती थी। आई एम टॉकिंग अबाउट क्लास 3rd 4th की, क्योंकि 5th में तो मैं वनस्थली ही चली गई थी। तो किसी ने कहा कि ऐसे ये पढ़ेगी नहीं, इसका दिमाग घर की तरफ जा रहा है, इसे उठाओ और हॉस्टल छोड़ाओ। तो वो मुझे हॉस्टल छोड़ने गई, तो 5th क्लास का हाफ ईयर निकल चुका था। उन्होंने कहा ये मिड में हम इसको नहीं ले सकते। तो मेरी मदर के एक भाई थे जो राजस्थान के, वहां पर वो लेक्चरर थे। उन्होंने कहा तू इसे हमारे पास छोड़ जा, ये 6 महीने यहाँ के तौर तरीके देख लेगी, हम सब चीज़ें सिखाएंगे। वो 1 साल मेरा बर्बाद हुआ। मैं उनके घर रही 6 months और मेरी 5th बीच में रह गई, उन्होंने लिया नहीं। अगले साल मैंने फिर 6th के एग्जाम दिए, क्योंकि वनस्थली विद्यापीठ में अभी भी उठाकर देख लीजिए, या तो 6th में एडमिशन होता है, या वहाँ पर 11th में एडमिशन होता है, या फर्स्ट ईयर में एडमिशन होता है, या क्लास फर्स्ट में होता है। तो उसके बाद मैंने 6 वहाँ से करी, फिर वहाँ से पढ़ाई शुरू करी। तो मैं बहुत पूजा पाठ करती थी जब मैं दिल्ली में भी थी, छोटे में। मुझे भजन गाने के शौक थे। और देखिए, आप किसी की डेस्टिनी किसी से नहीं छीन सकते। वहाँ पे ना ज़्यादातर बिहार की लड़कियाँ थी, वो छोटी छोटी कद में होती थी, और मैं पंजाब की लड़की थी। ऐसा नहीं वहाँ पंजाब की लड़कियाँ थी, बट बहुत कम थी। तो मैं बहुत टॉल, लंबी और पतली, और एकदम ऐसे सीखे जैसी टांगें लंबी लंबी दिखती। तो सारी वार्डन्स कहती थी लंबू इधर आओ, खड़े हो जाओ यहाँ, भजन सुनाओ। तो बहुत भजन सुनाती थी। वहाँ एक तुलसी थी, उसके आगे दिया जलाती थी। तो सबने कहा, आपकी, मेरी मदर आई फर्स्ट उसमें कि आपकी बेटी तो बहुत पूजा पाठ करती है। तो उन्होंने बोला अरे भाई नहीं कराना, पूजा पाठ के चक्कर में तो उसको यहाँ छोड़ के गए, मत कराओ। लेकिन मुझे भजन, फिर मैंने वहाँ पे एक ऑप्शन था कि या तो आप म्यूजिक ले लीजिए या आर्ट्स ले लीजिए। क्लास 6 से ही था, क्योंकि लड़कियों को कला सिखाना जानते थे वो। तो मैंने बोला नहीं, मैं म्यूजिक ही लूँगी, मुझे आर्ट्स नहीं लेना। तो मैं वो संगीत सीखती थी, तो उसमें मुझे भजन गाने होते थे। तो आपकी डेस्टिनी शुरू से चली आती है। एनीवेज, बस आई, शादी हो गई। सिंगल मामा, मेरी सिंगल मम थी, तो मदर थी, तो उन्होंने कहा ये शादी कर दो, 12th हो गई, इससे ज़्यादा हम नहीं पढ़ा पाएंगे। तो मेरे हस्बैंड ने कहा तुम बहुत अच्छी बातें बोलती हो और तुम्हारी छठी इंद्री बहुत अच्छी है, मैं तुमसे जो पूछता हूँ वो हो जाता है। तो मेरे घर वाले, मायके वाले, पता है इसे क्या कहते थे? काली जबान। जो बोलती है वो काल हो जाता है। लेकिन हस्बैंड ने कहा ये काली जबान, ये 6th सेंस है, तुम ज्योतिष सीखो। तो मैं आज जो भी कुछ हूँ, मुझे मेरे हस्बैंड ने मोटिवेट किया, उन्होंने फीस दी, उन्होंने टैरो सिखाया, उन्होंने एस्ट्रोलॉजी सिखाई, और हमेशा मोटिवेट किया। आज तक पे मैं प्रोग्राम करती थी लक्की आंटी से, अगर आप कभी देखें। आप यकीन मानेंगे, मैं शाम को 7 बजे जाती थी, मेरा छोटा सा बच्चा था, और हम कोई करीबन 10-15 एपिसोड शूट करते थे, और सुबह 7 बजे आती थी। आज तक की गाड़ी छोड़ने आती थी, लेने आती थी। तो भी मेरे हस्बैंड मेरे बच्चे को रखते थे, छोटे से को, पूरी रात मैं काम करती थी। इसका भी विरोध घर वालों ने बहुत किया होगा, आप एज ए वुमेन आप समझ सकती हैं। लेकिन जो मेरे को सपोर्ट किया मेरे हस्बैंड ने किया। उसके बाद एक टीवी शो, दूसरा टीवी शो, तीसरा टीवी शो, भगवान की कृपा बनती रही, और आगे पढ़ाई करते रहे। यहीं तक नहीं रुकी मैंने। इसके बाद मैं आपको बता दूं, मैंने वास्तु भी सीखा, इसके बाद मैंने रेकी भी सीखी, न्यूमरोलॉजी भी सीखी, साधना की, भगवान को मनाने की कोशिश करी। क्योंकि ज्योतिष इज नॉट अ कि आपको सीख लिया आ गया, दुनिया सीख लेती है, मैथ सबको आती है। आजकल तो एआई हमसे अच्छी ज्योतिष कर लेता है, कहने में कुछ नहीं जाता है। लेकिन एक जो फील आती है ना आपको मुझसे बात करके, आपकी शादी नहीं हो रही है और आप मुझसे एआई करेगा हाँ भाई आपकी शादी में प्रॉब्लम है, ये वो आपको ये नहीं कह सकता डोंट वरी भाई, मैं हूँ, हो जाएगी, यूर ब्यूटीफुल, यूर बेस्ट। ज्योतिष क्या है? आपको एक पुश है, एक वो इंसान जो बात आप अपने घर में नहीं कर सकती। आप अपने घर वालों को ये नहीं बोल सकती कि मुझे सिगरेट पीने की आदत हो गई है, शराब पीने की आदत हो गई है। ज्योतिष आपको बोलेगा ये इससे क्या हो जाएगा, इससे तुम्हारा जीवन सही हो जाएगा। किससे झूठ बोल रहे हो? एक बार हिम्मत करके पेरेंट्स को सच बता दो कि तुम प्यार कर रही हो। ये एआई नहीं बता सकता, ये प्रैक्टिकली बैठा हुआ इंसान आपको बता सकता है। तो ऐसे धीरे 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 देखिए, आप ना जीवन में कभी भी सक्सेस होते हैं, चाहे अमित जी की कहानी उठा लीजिए, आप सचिन जी की कहानी उठा लीजिए, और आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की कहानी उठा लीजिए। इंसान का गरीब होना
और इंसान की ज़िंदगी में ट्रेजेडी होना, उसकी ज़िंदगी में धक्के खाना बहुत ज़रूरी है, तभी वो जीवन में कुछ बन पाता है। मेरे को तो कोई याद नहीं। आप अगर इंडिया टीवी के रजत शर्मा जी की कहानी सुन लीजिए, जो कपिल शर्मा जी के शो में आके उन्होंने बोली, तो आपको हर एक तकलीफ के पीछे, कपिल शर्मा की कहानी सुन लीजिए, एक तकलीफ ज़रूर दिखाई देगी। मैंने तो अपने जीवन काल में नहीं सुना, हो सकता है आपने सुना हो, तो मुझे प्लीज़ ज़रूर करेक्ट कर दीजिएगा, कि मैंने किसी भी अमीर के बच्चे को आईएएस ऑफिसर बनते नहीं देखा। मैंने तो ऑटो वाले को, सब्जी वाले को, गार्ड भैया को, किसी की मम्मी बर्तन मांजती है, उन्हीं को देखा है। तो मतलब जहाँ मजबूरी होती है ना, वहाँ सक्सेस पानी ही होती है। इंसान में एक जज्बा होता है, तो सीधी बात है, इससे पानी ही थी। आपने अभी तक जितनी बातें कही, और मैंने जानबूझ के आपको इंटरप्ट इसलिए नहीं किया क्योंकि आप बिल्कुल फ्लो में बोल रही थी और इससे मेरे इतने सारे सवाल निकल गए, मैं स्टक भी हो गई, लेकिन मैंने कहा नहीं, मुझे पूछना है। आपने सबसे पहले ये कहा कि आप जब आप एक तरीके से कहिए एस्ट्रोलॉजी के तौर पे मैं पूछ रही हूँ कि आपने जब इसके बारे में प्रिडिक्ट करना शुरू किया या इसके बारे में बात करना शुरू किया, तो एक तरफ आपको काली जबान कही गई बात, हालांकि आज आपको जब लोग देख रहे होंगे तो वही लोग सीना चौड़ा करके कह रहे होंगे कि ये देखो, ये तो हमारे घर की लड़की है, कह रहे हैं। ऐसा जब मेरे फादर नहीं थे तो तब हमसे कोई रिश्ता नहीं रखना चाहता था। आज दूर दराज से भी रिश्तेदार आते हैं, बट अब मैं उनसे बात नहीं करती। सीधी बात है, जो बुरे वक्त में आपके साथ खड़ा वही सबसे बड़ा। और इसी से एक और सवाल जुड़ा है, आपने अपने पति के बारे में कई बार जिक्र किया, तो आज देश और दुनिया, लोग भी जानना चाहेंगे, जो आपको प्यार करते हैं वो भी जानना चाहेंगे, और जो लोग आप पे तंज कसते हैं वो उनको भी आज जान लेना चाहिए कि आज अगर DY राखी यहाँ हैं तो इसके पीछे उनके पति के बारे में आप लगातार कह रही हैं। तो आप दोनों की मुलाकात कैसे हुई, और क्या ये प्रेम विवाह है, और अगर है तो कैसे आप लोग एक दूसरे से मिले और कैसे शुरुआत हुई? देखिए, ऐसा, मैं पंजाबी हूँ और वो साउथ इंडियन है। सो जब मैंने क्लास 12th करी तो उसके बाद हर किसी को होता है अपने जीवन में हम कुछ बने। तो मैं फ्लाइटिक एविएशन एकेडमी, प्लीज़ गूगल पे सर्च करिए, आपको दिख जाएगी। मैं फ्लाइटिक एविएशन एकेडमी हैदराबाद पहुंची एयर होस्टेस ट्रेनिंग के लिए, और मैंने वहाँ पर एयर होस्टेस ट्रेनिंग करी। लेकिन फिर प्रॉब्लम थी, क्योंकि मैं थी वनस्थली विद्यापीठ राजस्थान, जो गांधी जी के सिद्धांतों पर बना हुआ है, और जो टोटल हिंदी मीडियम है, जहाँ पर लड़कियाँ खादी पहनती हैं, जहाँ ज़मीन पर बैठकर खाना खाया जाता है, जहाँ कुएं से पानी निकाला जाता है। और आपको अगर एयर होस्टेस बनना है तो आपको इंग्लिश बहुत अच्छी आनी चाहिए। और हमारे वनस्थली विद्यापीठ में जब हम पढ़ते थे तब इंग्लिश नहीं थी, तो भाई इंग्लिश नहीं आती थी। वहाँ पर अपनी ज़िंदगी की रोज़गार को चलाने के लिए मैं शॉपर स्टॉप में जॉब करती थी। वहाँ पर मेरे हस्बैंड से मेरी मुलाकात हुई। वो पंजाबी, मतलब आई एम पंजाबी, ही साउथ इंडियन, और अगर आज आप उनको देख लें तो मैं साउथ इंडियन और वो पंजाबी, ऐसा प्यार है हम दोनों के बीच में। वहीं मुलाकात हुई, साथ रहे, वहीं पर मैंने अपनी जॉब करी, अपनी एयर होस्टेस की ट्रेनिंग पूरी करी, उसका भी सर्टिफिकेट मेरे पास है। और सब वहाँ से करने के बाद मुझे ये एहसास हुआ कि मैं ये इडली डोसा ज़िंदगी भर नहीं खा सकती, नौकरी मिले या ना मिले, आई शुड कम बैक टू दिल्ली। लेकिन आप देखिए, आप जिस चीज़ से भागते हैं ज़िंदगी आपको वहीं ले जाती है, और आज हमारे घर में सिर्फ इडली डोसा ही बनता है। क्या बात है, तो ऐसे मुलाकात हुई। वाकई बहुत अद्भुत बात है ये, कि जिस चीज को आप बिल्कुल पसंद नहीं करती, जिसके लिए आप दिल्ली आई थी, वो आज घर में वही बन रहा है, और साथी भी जो हैं वहीं से हैं। तो आपने मुझे ये नहीं बताया कि कितने साल आप लोगों की मुलाकात रही, और शादी जब हुई उससे पहले किसने किसको प्रपोज किया। आज डॉक्टर DY राखी की लव स्टोरी हम सब जानेंगे कि डॉक्टर DY राखी की लव स्टोरी क्या है, क्योंकि आप लोगों को बताती हैं कि अगर लव स्टोरी में, मतलब लव एंगल में कोई प्रॉब्लम है या तुम्हारी लव रिलेशनशिप में कोई प्रॉब्लम है तो ये करिए। आप तमाम आपके दावे मैंने देखे हैं। तो आज आप क्या बताएंगे अपनी लव स्टोरी के बारे में, आपको कैसे अपना प्यार मिला, या फिर आप देखिए किसने सबसे पहले एक दूसरे को प्रपोज? जब 99 की हम बात कर रहे हैं, 2000 में तो मेरी शादी हो गई थी। मैं आपको बता दूं, हमारे ज़माने में लड़कियां प्रपोज नहीं करती थी, ये बात क्लियर कट समझ लीजिए आप। मैंने आपको बताया, मैं छोटी सी बच्ची 5th क्लास में हॉस्टल चली गई थी, वहाँ से बाहर निकली, 12th करा, 12th का रिजल्ट भी नहीं आया था। फ्लाइटिक एविएशन एकेडमी हैदराबाद चली गई, वहाँ पर से मैंने जॉब करी फॉर टाइम, क्योंकि फ्लाइटिक एविएशन एकेडमी की ट्रेनिंग सिर्फ 2 घंटे होती थी, उसके बाद होल डे था। सिंगल मम्मा थी तो मुझे जॉब करनी थी क्योंकि मैं मम्मी की हेल्प कर सकूं। तो देखिए, मैंने कभी प्रपोज नहीं किया, ना कभी सोचा, उस टाइम पे सिर्फ कुछ बनने का जोश था। बट मेरे हस्बैंड ने मुझे प्रपोज किया, तो मैंने अपनी मदर को बताया, तो मेरी मदर बोली नहीं 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 नहीं, हम तो पंजाबी लड़के देख रहे हैं, शादी करनी है। मैंने कहा नहीं 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 नहीं, पंजाबी लड़के से मुझे शादी नहीं करनी है, और एक लड़का मुझे पसंद है, आपको अगर पसंद है, वो मुझे पसंद करता है तो आप बात करो। तो फिर उनकी फैमिली यहाँ आई, मेरी फैमिली वहाँ गई, ऐसे बात हुई और शादी हो गई। हमने एक दूसरे को ज़्यादा देर डेट ही नहीं किया, विदिन ए मंथ, क्योंकि मेरे हस्बैंड मुझे ऐसा कहते हैं कि मैं उनकी ज़िंदगी में बहुत लकी हूँ। मेरे से उनकी मुलाकात होती, वो US से चले गए।
जिस कंपनी में वो काम करते थे वो यूएस से रहे, और 8 मार्च को हमारी शादी हुई है, 5 मार्च को वो वापस आए हैं। मतलब जो बात होती थी सिर्फ फ़ोन पर होती थी, प्रैक्टिकली हमारी मुलाकात 1 से 1.5 महीना ही रही। आप लोगों की ज़िंदगी कितनी आसान हो गई होगी, मुझे लगता है, जैसा कि दावा है कि आप प्रिडिक्ट करती हैं कई चीज़ों को, तो आप तो अपने पति को पहले ही आगाह कर देती होंगी कि अच्छा ये मत करो, ये चीज़ें गड़बड़ हो जाएगी, या फिर ये करो, ये बड़ी अच्छी चीज़ें होगी। टचवुड, पहली बात तो मैं डराती नहीं हूँ, मैं अपने क्लाइंट्स को भी डराती नहीं हूँ, और दूसरी बात मैं उन्हें क्या समझाऊंगी, वो उच्च कोटि ब्राह्मण हैदराबाद के हैं, वो जितना ज्ञानी हैं उतना तो मैं मरकर 7 बार भी जन्म ले लूँ तो मैं ज्ञानी नहीं हो सकती। सच बता रही हूँ, मैं मंत्र नहीं उतने स्पीड से पढ़ पाती, क्योंकि हम पंजाबी हैं, हैगा अखबार हैगा, आएगा जाएगा, हमारे में ना वो पंजाबी वाला वो आ जाता है। लेकिन उनकी इतनी शुद्ध हिंदी है, अगर वो मंत्र पढ़ते हैं तो वो ब्राह्मण हैं। उनके पापा, उनकी मम्मी, मेरी सासू माँ 8-8 9-9 घंटे पूजा करने वाले, तो मैं उन्हें क्या सिखाऊंगी। और मैं तो खुद समझती हूँ कि वो मेरे जीवन में आए, मेरा भाग्य बदला, 2 कपड़ों में मुझे अपने घर ले गए, मेरे घर वालों से कुछ नहीं लिया, तो वो तो धरती पे भगवान का रूप है। लेकिन वो खुद बहुत ज्ञानी हैं, और हाथ देखते हैं, वो हाथ बहुत अच्छा देखते हैं, हाथ देखने में आचार्य हैं वो। और सेकंड थिंग इज दैट मैं उन्हें कभी नहीं कहती है मत करो, लेकिन हमारे घर के कुछ रूल्स हैं कि हमें भंडारा करना है महीने में एक बार, हमारी जन्मदिन एनिवर्सरी है तो हमें चाय बांटनी है, हमें अच्छे काम करने हैं, हमें पूर्णिमा पर खीर बांटनी है, हम बिना पूजा करे कुछ खाएंगे नहीं, हम सुबह जल्दी उठेंगे, हम दान पुण्य बहुत करेंगे। तो उसमें टचवुड मैं, मेरे हस्बैंड, मेरा बेटा, तीनों एक जैसे ही हैं, राम मिलाई जोड़ी, तो हम तीनों मिलकर करते हैं। और फिर जब आप अच्छा करते हो तो बुरा कुछ हो नहीं सकता। रास्ते में श्री राम के भी बहुत रोड़े आए, जब उन्हें माता सीता को लेने के लिए जाना पड़ा तो समुद्र तक ने रास्ता देने से मना कर दिया। पांडवों की लाइफ में बहुत परेशानियां आई, लेकिन याद रखिए जब भगवान आपके सानिध्य में आपके साथ होते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती। लांछन तो सब पे लगते हैं, लांछन तो राम पे भी लगे, लांछन तो कृष्ण को चोर कहा जाता है, लेकिन अगर आप भगवान के समीप हो तो ये लगेंगे। आपका विश्वास डगमगाना नहीं चाहिए। संसार में ना सबसे बड़ी चीज़ गीता में श्री कृष्ण भगवान ने क्या सिखाई है, अगर कोई पढ़े तो समझे, परिवार आपकी शक्ति होता है। कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। संजय दत्त खत्म हो गए थे, संजय दत्त ना रहते अगर उनके परिवार, उनकी माँ ने, उनके पिता ने उनका साथ नहीं दिया होता। उनके पिता उन्हें सुधारते सुधारते तकलीफ और या कहीं उनकी आई और वो चले गए, लेकिन अपने बेटे को बनाकर चले गए। उनकी बहनें, अगर आप किसी की जीवनी पढ़े तो लाइफ में एक बार ना डाउनफॉल ज़रूर आता है, और जब आप बढ़ते हो ना तो आपने कभी वो है ना, बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर, पंछी को छाया नहीं, फल लागे अति दूर। तो भैया पेड़ की भी बुराई है अगर वो खाली खड़ा है, तो जो फल आमों से लदा भरा होगा, लीची से लदा भरा होगा, पत्थर तो उसी पे ही आएंगे, बात तो उसी की होगी। व्हेन योर फैमिली इज विद यू ना, डजंट मैटर। तो मेरा परिवार मेरे साथ है तो मैं उन्हें कुछ नहीं समझाती। हमारी मानसिकता मिलती है। जैसे एक लड़की डॉक्टरेट कर रही है और उसकी शादी क्या होगी, वो डॉक्टर से ही करेगी, क्योंकि वो उसको समझेगा, उसके प्रोफेशन को समझेगा कि आधी रात को जाना है, मुझे मेरा केस है, मुझे समझना है। उनके बाहर डाइनिंग टेबल पे बैठ के भी यही डिस्कशन होगा। लेकिन अगर एक डॉक्टर की शादी आप एक बनिए से कर दो तो बनेगा नहीं, जमेगा नहीं, समझ में नहीं आएगा, परेशान होगी। तो इस मामले में मैं बड़ी लकी हूं कि मैं एक ऐसे परिवार में गई जहां पहले से ही पूजा पाठ होती है, जहां पर इतनी ज्यादा आराधना अर्चना होती है, जहां इतना ललिता सहस्त्र नाम का पाठ होता है कि मैं क्या हूं, कुछ भी नहीं। मैं तो कहती हूँ जो भी कुछ मैंने तुमसे सीखा है ये मेरा सौभाग्य। अगर आपकी एक ही बेटी है ना, कुछ भी करके उसकी साउथ इंडिया में शादी कर दीजिए। बहुत अच्छे होते हैं साउथ इंडियंस, बहुत पॉजिटिव एनर्जीज हैं वहां पर, बड़ी पूजा पाठ करते हैं, और मेरे को लगता है भगवान लक्ष्मी और विष्णु कहीं बैठे हैं तो वहीं बैठे हैं। अच्छा, मेरी टीम से जब बात हो रही थी आपके बारे में कि मैं आपसे मुलाकात करने वाली हूँ और आपसे पॉडकास्ट करूंगी, तो मेरी टीम के एक मेंबर थे, वो बहुत आतुर भी थे आने के लिए, हालांकि वो आ नहीं पाए, लेकिन उन्होंने मुझे बोला कि आपसे ये ज़रूर पूछूं कि अगर कल सुबह आप उठती हैं और इंटरनेट से आपका पॉडकास्ट और सारी चीज़ें मिट जाए, इंटरनेट से आपका एक तरीके से शब्द है वजूद, बुरा मत मानिएगा, वजूद खत्म हो जाए, तो उस वक्त जब आप सुबह उठेंगी तो सबसे पहले आप क्या करेंगी? और दूसरा सबसे बड़ा सवाल कि आप किस लिए जानी जाएंगी, फिर आप क्या प्रयास करेंगी, आप क्या करेंगी उसके बाद? देखिए, सबसे पहले तो भगवान का धन्यवाद करूंगी और अपने हस्बैंड को एक टाइट हग करूंगी, झूठ नहीं बोलूंगी, और रोना आएगा तो रोंगी भी, और फिर दोबारा से अपना फोन उठाऊंगी, नया वो बनाऊंगी और तुरंत वीडियो शुरू कर दूंगी। और जितने लोगों के साथ पॉडकास्ट किया उन्हें अपनी वीडियो भेजूंगी कि अपने चैनल पे डालो कि मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। आई विल स्टार्ट न्यू। आई लॉस्ट माई फादर व्हेन आई वॉज इन क्लास 4th। मुझे आदत है शुरू से शुरू करने की, मुझे आदत है कपड़े में ज़िंदगी बिताने की, मुझे आदत है बिना पैसों के रहने की। मैं कभी भी हारती नहीं हूँ। और मेरे पास, चलो आपको एक बात, आपके इस बात का जवाब कहानी से देती हूँ।
दो दोस्त शतरंज खेल रहे थे। एक दोस्त ने कहा यार रात बहुत हो गई है, मैं जा रहा हूँ। उसने कहा ठीक है तू जा। तो उसने कहा चल तू दरवाज़ा बंद कर जाइयो। पहले दोस्त ने कहा ठीक है। पहला दोस्त उठा और चला गया। 1 घंटे बाद जिसका दरवाज़ा बंद किया था उसने रोते चीखते बलकते अपने दोस्त को कॉल किया, भाई सब खत्म हो गया, भाई सब खत्म हो गया। इधर वाले दोस्त ने कुछ नहीं सुना क्या खत्म हो गया, बस उसने अपने घर से बाइक उठाई और वो उसके पास आ गया। जब वो इसके घर पहुंचा तो उसने देखा कि इसका पूरा घर फूक चुका था, जल चुका था और वो बाहर खड़े होकर रो रहा था। उसने उसे पीछे से पकड़ा, गले लगा, क्या भाई क्या हुआ? कह रहा सब जल गया। कह रहा कैसी बात कर रहा है, तू तो जिंदा है, फिर शुरू हो जाएगा। अगर कुछ खत्म भी होता है इंस्टाग्राम से तो क्या ही फर्क पड़ता है, मैं तो जिंदा हूँ, फिर शुरू हो जाएगा। इसके अलावा अगर आपको किसी प्रोफेशन के लिए जाना जाए तो क्या हो सकता है? एस्ट्रोलॉजी को अगर मैं छोड़ दूं तो लाइफ कोच, मैं बहुत अच्छा काउंसलिंग दे सकती हूँ आपको, बहुत अच्छी मीठी मीठी बातें कर सकती हूँ आपसे, मैं आपको जीने की कला सिखा सकती हूँ। एस्ट्रोलॉजी क्या है? अगर मैं एस्ट्रोलॉजर ना भी हूँ, आप मुझे कह दो कल से आपको एस्ट्रोलॉजी नहीं करनी राखी जी, नहीं करूँगी, लेकिन वीडियो बनाना नहीं छोड़ूंगी, मैं आपको दूसरी तरह से मोटिवेट करूंगी। भिंडी बनाते बनाते आपकी जिंदगी को सुधार दूंगी। भिंडी बनाते बनाते आपको बता दूंगी कि लेस भरी भिंडी भी कितनी टेस्टी हो सकती है। आप जितनी पॉजिटिविटी मतलब पॉजिटिव बात करती हैं, मुझे आपसे एक और सवाल इसी से जुड़ा पूछना है कि जो डॉक्टर DY राखी हैं वो लाइफ कोच की बात करती हैं, वो अच्छाई की बात करती हैं, वो फिर से शुरू होने की बात करती हैं, वो उम्मीद खत्म नहीं होने की बात करती है। वो कहती है खत्म हो गया तो क्या हुआ, फिर से शुरू करो। लेकिन मैं जानना चाहती हूँ कि आपके जीवन में क्या कभी कोई ऐसा समय आया जब आपको लगा कि शायद सब कुछ खत्म हो गया, एकदम आप यूं कहिए कि डाउनफॉल एक आता है हर एक व्यक्ति के जीवन में, लेकिन आपके जीवन में वो ऐसा समय आया जब लगा कोई है ही नहीं हमारे पास? डाउनफॉल आया, मैंने तो जब आंख संभाली तभी कोई नहीं था मेरे पास। जब मैंने अपने पापा को कक्षा 4 में खो दिया, किराए के घर पर हम रहते थे, हमारे पास अति की गरीबी थी, मैं, मेरी मदर, मेरा एक भाई और कोई भी नहीं, और लिमिटेड चीज़ें, लिमिटेड साधन, कभी घर का किराया देने के पैसे होते थे, कभी नहीं भी होते थे। तो जिस बच्ची ने आँख खोलते ही सब कुछ स्ट्रगल देखा हो, उससे लॉस खो दिया, क्या करा। मैंने जो भी कुछ पाया अपनी मेहनत से पाया है, अपने ताकत से पाया और भगवान के आशीर्वाद से पाया। मैंने आज तक ज़िंदगी में भगवान का साथ नहीं छोड़ा जब से होश आया, और ना छोड़ा है ना छोड़ूंगी। आप क्या सोचते हैं भगवान मेरी परीक्षा नहीं लेता? आपको क्या लगता है मेरी ज़िंदगी में अभी मैं इतनी रोस्ट हुई, पीछे मेरे ऊपर इतनी बातें हुई, तंज खींचे, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मैंने हमेशा, भगवान मेरे को, माता रानी आकर कहती है कि इसमें भी तेरा भला होगा, और सच बता रही हूँ इसमें मेरा बहुत भला हुआ। मैं अभी रिसेंटली कोलकाता गई, उससे पहले भी मैं कोलकाता गई। जब मैं फर्स्ट टाइम कोलकाता उतरी, मैं इससे पहले अपने हस्बैंड के साथ गई थी जब मेरे बेबी पैदा नहीं हुआ था, तो हम गंगा सागर नहाने गए थे। सारे तीर्थ बार बार, गंगा सागर एक बार। सो वी बोथ वॉज वेरी यंग, हमारी शादी को 6 मंथ्स ही हुए थे। हमने काली घाट के दर्शन करे, माँ के, काली की माँ के, और हमने गंगा सागर के, हम वापस आ गए। तो मेरे लिए कोलकाता इज़ जस्ट लाइक अ रसगुल्ला, खाओ और आ जाओ। बहुत फ़र्क था। आपको आपकी औकात का एहसास होता है, जो अभी आपने कहा वजूद। मैं कलकत्ता के एयरपोर्ट पर उतरी हूँ, मैं आपको बता नहीं सकती मैं क्या हूँ, ये मुझे कोलकाता जाके पता चला। वहाँ का फूल वाला, वहाँ का साइकिल वाला, वहाँ का ऑटो वाला, वहाँ का रिक्शा वाला, वहाँ का एक एक आदमी, एयरपोर्ट का एक एक बंदा, बाथरूम में गई तो मतलब मैं आपको बता नहीं सकती कि एयरपोर्ट से बाहर टैक्सी के आने तक मैं 100 लोगों के साथ सेल्फी खिंचवा चुकी थी। कोई एग्जाम्पल दीजिए मुझे, अगर कोई इंटरेस्टिंग कोई एग्जाम्पल हो या कोई ऐसा उदाहरण जो आप मिली और आपको, हालांकि आपने बताया कि मुझे मिलके बहुत अच्छा लगा सबसे, लेकिन कोई ऐसा इंसिडेंस मुझे बताइए कि क्या कहा सामने से किसी ने, या कुछ ऐसी कोई बात आपने बोला था ना ममता दी हार जाएंगी, आपकी बात सही हुई, हम आपको फॉलो करता है, रसगुल्ला खाएगी, आए आमी आची, इतनी प्यारी बातें। आप देखिए, मैं अगर आपके पास टाइम हो तो आप जरूर इसमें डालिएगा। मैं कोलकाता से अभी वापस आ रही थी परसों, तो मैंने अपनी एक वीडियो डाली है, मैं उसमें वीडियो बना रही हूँ। तो वीडियो के बाहर में बाइक वाली लड़की हाय मैम ऐसे कर रही है, मैंने कहा ये है कलकत्ता। क्या उम्र होगी उस बच्ची की? मेरे ख्याल से 20 साल, उससे भी कम होगी, ज्यादा बता रही हूँ। तो मेरे लिए कोलकाता जाना खुद से मिलना था। मैंने क्या जिंदगी में अचीव किया है, मुझे कोलकाता जाके मिला। मेरे लिए मंदिर में काली माँ के दर्शन करना मुश्किल हो गया था, क्योंकि लोग मेरी बाजू दाएं और बाएं और किसी से ये वही है। सो ये अचीव किया है मैंने। सो मुझे ये कोलकाता जाके पता चला कि मैं क्या हूँ। अच्छा, मैं देख रही हूँ आप साउथ इंडियन घर में गई हैं, मतलब आपकी शादी साउथ इंडियन में हुई है, पंजाबी आप खुद हैं,
आपने ये शंखा पोला, मुझे पता है ये बंगाली लोग पहनते हैं, बिहारी लोग भी पहनते हैं ये जी। तो ये आपने क्यों पहना है? ये मैं कोलकाता गई थी तो मुझे वहां की एक लेडी ने पहनाया। उससे पहले कोलकाता गई थी तो एक मैम ने इससे भी बहुत सुंदर लाकर दिए थे, पर उन्होंने ना मुझे 10 साइज लाकर दिए, तो वो मेरा उतर रहा था हाथ से, वो मैंने संभाल के रख लिया। मैंने आपको बोला नहीं, वहां के लोगों ने दिया मुझे। और मैंने क्यों पहना है, इट इज गुड क्वेश्चन। मैं कोई पंजाब की नहीं हूँ, मेरा ये पूरा संसार है। अगर मैं उत्तराखंड जाती हूँ तो उत्तराखंड की ज्वेलरी पहनती हूँ, अगर मैं पंजाब जाती हूँ तो मैं पंजाब की बालियां पहनती हूँ, वहाँ की ज्वेलरी पहनती हूँ, अगर मैं महाराष्ट्र जाती हूँ तो महाराष्ट्र की नथ पहनती हूँ, क्योंकि मैं अब पूरे देश की बेटी हूँ, तो मैं जहाँ जाती हूँ वहाँ का पहनती हूँ, पूरा देश मेरा है। आपकी मम्मा यहाँ होंगी, आपके हस्बैंड यहाँ होंगे, आपके ससुराल वाले होंगे, मेरे तो पूरे विश्व में है, तो जहाँ जाऊंगी वहाँ का पहनूंगी, क्योंकि मेरा पूरा संसार है। कहने के लिए नहीं है, हकीकत में है। अच्छा, मुझे आपके पहनावे पे भी बहुत सारे सवाल थे, जो कि मैं शुरुआत में ही आपसे कह चुकी थी कि अरे आपने तो लाल बिंदी पहनी नहीं। ज्यादातर मैंने आपको लाल बिंदी गोल बड़ी सी बिंदी में देखा है, आज आपने लंबी बिंदी पहनी है, ऐसा क्यों पहना है? और ये जो लाल बिंदी उसका क्या कॉन्सेप्ट है, मैं जानना चाहती हूँ। एक बहुत प्यारी हमारी बच्ची है, मैंने इसकी फिर भी अभी इंस्टाग्राम पर करीबन 2 महीने पहले रील डाली थी। उस बच्ची ने मुझे बहुत सारी बिंदियां भेजी और एक खत भेजा कि माँ ये आप पर बहुत अच्छी लगेगी, आप पहनना। और वो वीडियो मैंने इंस्टाग्राम पे डाली थी, तो मैं बहुत दिन से उस बच्ची ने मुझे भेजी हुई थी, मैं पहन नहीं पा रही थी। अब ध्यान से देखें तो ये मोर बना हुआ है, तो मैंने कहा बच्चे ने भेजी है और आज देखो गुप्त नवरात्र भी चल रहे हैं तो मैं इसे पहनूं, इसलिए पहना। गोल बिंदी मैं क्यों पहनती हूँ, देखिए सिंपल सी बात है, मैंने अपनी हमारे पहले संस्कार ना, हमारी माँ होती है, मेरी माँ गोल बिंदी पहनती थी, मुझे अच्छा लगता था। रेखा जी गोल बिंदी पहनती थी, मुझे अच्छा लगता था। हम उस जमाने के लोग हैं, हमने हमेशा राखी जी को गोल बिंदी पहने देखा, तो वो सुहागन की निशानी है। और जब मैं गोल बिंदी पहनती हूँ तो मुझे कॉन्फिडेंस आता है, मुझे लगता है जैसे सूर्य मेरा चमक रहा है, मेरा रूप रंग अलग ही हो जाता है। और मैं देश की हर लड़की को ये चीज़ बताना चाहती हूँ कि हाथ में चूड़ी, मांग में सिंदूर और बिंदी आपकी उम्र बढ़ाती नहीं, कम करती है, आपको ज्यादा यंग दिखाती है। श्रृंगार, 16 श्रृंगार केवल नवरात्रों के लिए या 16 श्रृंगार केवल बेटा करवा चौथ के लिए नहीं है, इट इज डेली रूटीन हैबिट। आपको पता है जितनी बड़ी बिंदी, पति का उतना बड़ा करियर, उतना बड़ा नाम, उतना आपका शोहरत। तो बड़ी बिंदी इज जस्ट लाइक सूर्य, आपके चक्रा को वो एक्टिवेट करती है। माथा सूना नहीं होना चाहिए। ये तो मैं फिर आपसे नॉर्थ की बात कर रही हूँ, साउथ में बच्ची पैदा होने के 1 मिनट बाद उसके माथे पे कुमकुम लगा दी जाती है और स्कूल भी वो कुमकुम लगा कर जाती है। अच्छा, कई बार जैसे मेरा प्रोफेशन है, मैं एक जर्नलिज्म वाले फील्ड में हूँ, तो मैं नहीं लगा सकती। अगर मैं शादीशुदा हूँ तो मैं नहीं दिखा सकती, क्योंकि हमारे प्रोफेशन में ही अलाउड नहीं है। कई बार होता है प्रोफेशन में अलाउड नहीं होता है, तो वो लड़कियां क्या करें फिर? ऐसे प्रोफेशन को गोली मार देनी चाहिए। हम भारतीय सभ्यता संस्कृति की बात करते हैं, हम राम मंदिर की बात करते हैं। कौन सा टीवी चैनल, कौन सा न्यूज चैनल ऐसा बताता है कि बेटा कि कोई सुहागन लड़की मांग नहीं भर सकती? और फिर नारी सशक्तिकरण की आप बात करते हो, आपको दूरदर्शन याद नहीं है? जब आप पैदा भी नहीं हुई थी तो दूरदर्शन पे महिलाएं साड़ी पहनकर एंकरिंग करती थी और उनके बकायदा बिंदी भी होती थी, लिपस्टिक भी होती थी। मतलब आप कह रही हैं कोई भी दुनिया का प्रोफेशन आपसे आपका सुहाग लगाने की चीज छीन नहीं सकता, और छीन रहा है तो इस पर बात होनी चाहिए। अब मैं आपसे बात करती हूँ, आपकी उम्र की बहुत लड़कियों के साथ मैंने काम किया है, 22 साल हो गए, और बिहार की लड़कियों के साथ किया है। यहाँ मांग भरती है वो। वैसे मैं आपको बताऊं, मैं खुद बिहार से हूँ। हाँ, तो वो यहाँ मांग भरती है कि माँ, हमारी माँ गुस्सा करती है तो हम यहाँ लगाकर आते हैं कि वो दिखाई ना दे। देखिए, जहां चाहा है वहां रहा है। मतलब आप इसका उपाय बताएं, वो क्या कर सकती हैं लड़की? मांग यहाँ भरे, सेकंड थिंग अपने गले पे लगाएं, सुबह यहाँ थोड़ा सा लगा लें, आंखें हटा दें। शुरुआत तो की, सूर्य उदय हुआ लेकिन बादल छा गए और फिर बारिश हो गई, उदय तो हुआ ना। बिंदी का क्या करें फिर, अगर बिंदी लगाना हो उसे? अगर आपको बिंदी, अगर आप इस ड्रेस पे बिंदी लगाएंगी तो नेचुरली वो अच्छा भी नहीं लगेगा। लेकिन जब आप आ रही हैं स्टूडियो तक लगा कर आए, जब आप स्टूडियो से जा रही हैं, जहाँ की आप माँ हैं, जहाँ की आप पत्नी हैं, वहां लगा कर जाएं। जैसा देश वैसा भेष, जैसा देश वैसा भेष। अब आते हैं अगले सवाल पे, और सवाल क्या, मुझे लगता है नॉर्मल कॉन्वर्सेशन बहुत इंटरेस्टिंग जा रहा है, और मैं आपसे भी उम्मीद करती हूँ कि आपको बुरा नहीं लग रहा होगा या फिर आपको मजा आ रहा होगा। मुझसे तो इससे भी भयंकर सवाल पूछे हैं लोगों ने। मुझे बुरा तब लगेगा जब मैं गलत हूँ, जब मैं सच्ची हूँ तो मुझे किसी चीज का बुरा नहीं लगता। तो मैं यहीं पे आती हूँ, मैं आंखों में आंखें डालकर बात करती हूँ। मैं यहीं पे आती हूँ क्योंकि आप पे कई तरीके से सवाल है, और जो जेनजी जनरेशन है, आजकल लोग विज्ञान की बहुत बातें करते हैं, तो उनको ये बात थोड़ा समझने में देर हो जाए, या यूं कहें कि वो समझना चाहते हैं कि विज्ञान और एस्ट्रोलॉजी, इन दोनों का अगर देखा जाए तो ये दोनों एक दूसरे के विलोम है, मतलब अलग हैं। तो आप कैसे एस्ट्रोलॉजी को प्रूव करेंगी, या यूं कहें कि एस्ट्रोलॉजी को समझाएंगी, जो खासतौर पे युवा हैं, जो समझना चाहते हैं इन चीज़ों को, या वो लोग जो विश्वास नहीं करते हैं एस्ट्रोलॉजी पे? गुड़िया, मेरा बच्चा
आपको मैं बता दूं, ये सिर्फ आप पॉडकास्टर्स की बनाई हुई कहानियां हैं। 90% अगर लोग हमारे पास आते हैं उसमें से 35% युवा ही हैं। इंजीनियर बन जाऊंगा, जिससे मैं प्यार करता हूं उससे शादी हो जाएगी, क्या मैं विदेश जाऊंगा, मेरे मम्मी पापा में आपस में झगड़ा है। आप यकीन नहीं मानेंगी कि 2007 में पैदा हुए बच्चे हमें कॉल कर, मैं खुद बोल रहा हूँ आंटी, मैं बोल रही हूँ बेटा तुम खुद बोल रहे हो, मम्मी नहीं पूछ रही, नहीं मेरे को पूछना है, मेरी मम्मी तो बिलीव ही नहीं करती, मैं करता हूँ। सो यूथ बिलीव करता है, यूथ बिलीव नहीं करता तो रिसर्च करवा लीजिए। अगर गूगल से कोई चीज सबसे ज्यादा पूछी गई है तो वो है राशिफल। आज मेरा राशि कैसी है, मैं वही समझना चाह रही हूँ। आप कह रही हैं कि आप ये कह रही हैं कि आपके पास जितने क्लाइंट्स ज्यादातर आते हैं वो युवा हैं, आप जी, ये कह रही हैं जी। लेकिन अगर आप 90% कह रही हैं तो 10% वो लोग भी हैं जो इस चीज को नहीं मानते या यूं कहें कि बिलीव ही नहीं करते इन चीजों को। वो कहते हैं, उनका सवाल है कि अगर ऐसा है तो जब कोरोना काल आया था तब कोई क्यों नहीं बोल पाया, या फिर कोई बहुत बड़ी आपदा आ गई तो किसी ने कुछ क्यों नहीं बोला, इस तरीके की बातें। अगर जैसे पुलवामा में अटैक हुआ तो उसके बारे में किसी ने क्यों नहीं आगाह किया सरकार मैंने को? किया था। सरकार को कैसे आगाह करेंगे? कोई आतंकवादी हमला होने वाला है देश, और अभी आपको कह रही हूं आपके पॉडकास्ट में, आने वाले भारत के 6 महीने में पूरे विश्व में कहीं पर आतंकवादी हमला हो सकता है, और होगा, सकता नहीं है। यह आतंकवादी हमला हमें तंग कर सकता है, हमें परेशान कर सकता है, और हमेशा ही करता है। वो चाहे कनाडा में हो, लंदन में हो, अमेरिका में हो, यूरोप में हो, फ्रांस में हो, कहीं भी हो। पर देश की जो स्थितियां बनी हुई हैं, जब सूर्य का केतु के साथ युक्ति होगी, जब सूर्य के जो है अपनी खुद की राशि सिंह राशि में आएगा, तो या तो ऐसे में बहुत बड़ा कोई हादसा होता है, जैसे भूकंप का आना, बादल का फटना, बादलों का पहाड़ों का खिसक जाना, ये केदारनाथ में एक बड़ी सुनामी आई थी धार्मिक स्थान पर, या फिर कोई आतंकवादी हमला होना। ये ऐसी स्थितियां भारत की बनी हुई हैं। लेकिन आपने कहा कि कोविड के बारे में क्यों नहीं बोला, आप दिल पर हाथ रखकर बोलिए, कोविड आने से पहले बहुत ज्यादा ज्योतिष इंस्टाग्राम पे थे भी नहीं। क्या आपने प्रेडिक्ट किया था? पर्सनली मैं पूछ रही हूं को हम थे ही नहीं इंस्टाग्राम पे। नहीं, इंस्टाग्राम पे नहीं थे। कोविड के बारे में मैंने कुछ, कोविड आने के बाद ही लोगों ने भविष्यवाणियां बोलनी शुरू की। जब लोगों के ने ये क्वेश्चन मार्क किया ना कि भाई कोई एस्ट्रोलॉजर क्यों नहीं बोला, तो बोलना शुरू किया। और अब बोल रहे हैं तो लोगों को प्रॉब्लम हो रही है, डराते हो। डराना नहीं होता। मौसम विभाग क्या है, आंधी भरी तूफान के साथ बारिश होगी, तो ये डराना है? माँ क्या कहेगी, मौसम विभाग ने कहा ऊपर से कपड़े उतार ला, अखबार भी पढ़ा है वो भी उठा ले। डराना नहीं है, सतर्क करना है। और डराना तब है जब मैं आपकी फील्ड में आके जबरदस्ती करूं, देख मुझे देख मुझे देख, अरे मत देखो, आगे बढ़ जाओ, डरते हो तो। लेकिन अगर आपको मालूम है कि इस ट्रेन में जाने से आगे हादसा होने वाला है, तो ट्रेन छोड़ देना समझदारी है ना बेटा, डराते नहीं। और साइंस और ज्योतिष एक दूसरे के पूरक नहीं, एक ही है। कैसे? मैं वही तो पूछ रही हूँ, लोग पूछेंगे सवाल। ये कई बार ऐसा होता है, मेरी टीम में भी 2-3 ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने मुझसे बोला, मैंने जब बोला कि मैं डॉक्टर DY राखी से मिलने जा रही हूँ, उन्होंने बोला कि वो बहुत सुंदर हैं, बहुत प्यारी हैं, लेकिन मैं बिलीव नहीं करता या नहीं करती, ऐसी तरीके की बातें। तो मैंने कहा मैं ये सवाल ज़रूर पूछूंगी ताकि आपको तर्क मिले कि आप एस्ट्रोलॉजी में बिलीव क्यों करें। जो अगर एस्ट्रोलॉजी का फील्ड है, आप जैसे लोग हैं वो क्यों हैं, इसमें क्या ताकत है और इसके पीछे का साइंस क्या है, क्योंकि आप कह रही है दोनों एक ही है। एक इसलिए है कि आसमान में सूर्य कहाँ है, राहु कहाँ है, केतु कहाँ है, ये साइंस बताता है। ठीक है, सूर्य कितने बजे उदय होगा, कितने बजे ढलेगा, हमें ये सब कुछ साइंस के माध्यम से पता चलता है। हम सूर्य ग्रहण साइंस के माध्यम से उसके बने हुए यंत्रों से देख पाते हैं कि आप आइए तारामंडल में देखिए कैसा हो रहा है। तो देख किसके रहे, जो ये बना हुआ है ये साइंस से बना हुआ है, ठीक है। और देख किसको रहे हैं, जो प्राकृतिक एक नेचुरल थिंग है, ठीक है। तो ये दोनों एक दूसरे के साथ जुड़े। और बेटा जो आपको ये कहते हैं ना नहीं बना, उनसे कहो एक बार आए, अपनी कुंडली दिखाएं और फिर पता करें। मुझसे क्या, दुनिया के किसी भी एस्ट्रोलॉजर से। और उनको पहले खुद समझना होगा कि ऐसा होता है या नहीं होता। ये समझना होगा कि आपको एस्ट्रोलॉजर के पास जाना है, पंडित के पास नहीं जाना। दोनों में फर्क है। जिस दिन लोगों को ये बात फर्क समझ में आ गया ना कि एस्ट्रोलॉजर कौन है, पंडित कौन है, उस दिन बहुत फर्क हो जाएगा। तो जो एस्ट्रोलॉजी करता है उसके पास जाकर एक बार अपने बारे में पूछिए, उसके बाद फिर आप ये क्वेश्चन उठाइए कि मैं नहीं मानता। अब तक आपने कितनी भविष्यवाणियां की हैं? अगर मैं आपके करियर को देखूं तो शुरू से लेके अब तक कितनी भविष्यवाणियां आपने की हैं? देखिए मैंने कभी गिनी तो नहीं, लेकिन टचवुड बहुत की हैं।
और मेरा काम है कि मैं साल शुरू होते भविष्यवाणी बता देती हूँ, दिसंबर में ही बता देती हूँ कि आने वाले टाइम में क्या क्या होने वाला है, और ये भी बताती हूँ कि हमें क्या करना है क्या नहीं करना, हमें कैसे चलना है और क्या एक काम ज़रूर करना है और क्या एक काम बिल्कुल नहीं करना। सो बहुत की है, अभी तो ये याद भी मतलब नहीं आपको कितने की याद नहीं है। हाँ एग्जैक्टली। ऐसा कभी हुआ है कि कोई ऐसा प्रेडिक्शन किया हो आपने और वो सही नहीं साबित हुआ, बहुत हुए हैं, या कुछ ऐसा हुआ? बहुत हुए, घूमकर साबित होते हैं। मैंने कहा था कि मुख्यमंत्री जो हैं बिहार के वो बदलेंगे, और बिल्कुल बदलना था उनको, उनको ज़रा घूमकर बदलना था। मैंने उन्हें बोला था वो दिल्ली आते दिख रहे हैं, वो मुख्यमंत्री फिर बन गए, फिर 1 महीने बाद छोड़ दिया अपना, फिर आ गए वापस, ऐसा हुआ। मैंने बोला था कि भारत जो है वर्ल्ड कप जीतेगा, और भारत वर्ल्ड कप जीता ही था। ऐसा इतिहास में नहीं हो सकता है, ये तो बस मैच वाले ही जाने की क्या हुआ कि आप 10 मैच जीत रहे हो, 10 के 10 जीत रहे हो, ठीक है, पूरी युक्तियां जीतने की बनी हुई है, सब कुछ जीतने का बना हुआ है, और जीता जीता मैच हमारी टीम जो है वो हार के बैठ गई। अब वो हारी सर्कमस्टांसिस थे या होना ही था, कुछ भी कह लीजिए, वो प्रेडिक्शन भी मेरी गलत हुई, और मैंने अपने प्रेडिक्शन का भी गलत होने पर आकर ये नहीं कहा कि मैंने जवाब ना दिया। मैं हाँ कहती हूँ, सॉरी, मैं पूरी जिम्मेदारी लेती हूँ, लेकिन मैं भगवान नहीं हूँ। मुझे याद नहीं है कि इन 2 प्रेडिक्शंस के सिवा मेरी कोई प्रेडिक्शंस गलत हुई है। 90% प्रेडिक्शन सही हुई, और मेरी नहीं, माता रानी की, मेरी कोई औकात नहीं है कि मैं प्रेडिक्शन करूं। मैं मानती हूँ भवानी दुर्गा मेरे अंदर है, और माता रानी जो मुझे बोलने का आदेश देती है मैं वो बोल देती हूँ, वो हो जाता है जो मुझे फील होता है। अभी मैंने, आप यकीन नहीं मानेंगे, तमन्ना एक है, पॉडकास्ट करती हूँ उनके साथ, उनके पॉडकास्ट पे मैंने भविष्यवाणी की थी कि आने वाले टाइम में सिर्फ और सिर्फ बच्चों की न्यूज़ आएगी। उठाकर देख लीजिए, बच्चे को उठा लिया, बच्चे ने वो कर दिया, बच्चे की टांग तोड़ दी, बच्चे को मशीन में डाल दिया। ये बात मैंने जब बोली तो एक सो कॉल्ड मैडम है, उन्होंने बोला आप डराने का काम करती हैं, बच्चों को लेके ऐसा कुछ नहीं हो रहा। आप उठा लीजिए, हर जगह से आपको सिर्फ बच्चे की न्यूज़ आ रही है। अच्छा, जो पेरेंट्स अगर आपको अभी देख रहे होंगे, उनको आप क्या सुझाव देंगे? क्योंकि ऐसी खबरों को लेकर आप दावा कर रही हैं, जो कि आप कह रही हैं कि हो रहा है, तो अब पेरेंट्स ऐसा क्या करें कि इससे बचा जा सके या वो अपने बच्चों को बचा सके? बेटा, मैं दावा कर रही हूँ तो आप न्यूज़ खोल कर देखिए, मैं आपको 5 न्यूज़ तो बता देती हूँ। हमारी छोटी सी प्यारी सी बच्ची ट्यूशन जाती है और उसको एक ऑटो वाला उठा के ले जाता है और 35 लोग रेप करते हैं बच्ची। एक औरत बच्चे डे केयर में छोड़ती है, उसके वो बच्चों को मशीन में डाल के मशीन चला देती है बच्चे। एक खुद की चाची ने बच्चे के लिए वीडियो बनाई, उसका पैर तोड़ दिया बच्चे, ठीक है। आप देख लीजिए कि बच्चे वीडियो बनाते बनाते छत से गिर गए बच्चे। आप देखिए सिया 19 साल की लड़की, और उसने अपने ही प्यार होने वाले पति केतन को नीचे फेंक दिया बच्चे, केतन गिरा बच्चे, और उसके बाद यूथ कॉकरोच ग्रुप सारे बच्चे। आप मुझे बताइए ना, कहाँ नहीं हो रहा बच्चे का। मैं सिर्फ एक सलाह देनी चाहूंगी, बच्चों को तो बाद में देना चाहूंगी, बच्चों के माता पिता को पहले देना चाहूंगी। प्लीज एक क्वालिटी टाइम अपने बच्चों के साथ बिताएं, बच्चों को इतना हक दें कि वो खुल के बात करें। आप एक लड़की हो, आपको किसी लड़के से प्यार है, आप गूगल सर्च करके एक लड़के का मर्डर कर सकती हो, बट इतना जाके नहीं कह सकती पापा मैं इसे पसंद नहीं करती और मैं इसे शादी नहीं करना चाहती। कितना मुश्किल है 2 बात कहना। मतलब अगर घर में खाना बनाओ तो हम कहते हैं ना, आज नहीं खाएंगे बाहर से मंगा लो जी। और हम ये नहीं कह पा रहे, मतलब मर्डर इज इजी देन ये कहना पापा को कि पापा मैं प्यार नहीं करती। तो गलती सिया की है कि माँ बाप की? माँ बाप की। अच्छा, ये सब तो मैं बिल्कुल समझ रही हूँ आप जो कह रही हैं, और संवेदनशीलता भी मैं समझती हूँ, लेकिन अब क्योंकि आपका प्रेडिक्शन है कि आने वाले समय में या अभी भी चल रहा है जो बच्चों का है, वो पेरेंट्स ऐसा क्या करें, आपके ज्ञान के अनुसार मैं जानना चाहूँगी कि वो पेरेंट्स क्या करें जिससे वो अपने बच्चों को प्रोटेक्ट करे या ऐसी खबर उनके घर में ना आए। मेरे ज्ञान के अनुसार मत करिए, मैं अज्ञानी, मैं क्या आपको खैर ज्ञान दूंगी। और रामायण जो है ना, वो राम जी के स्वाभिमान की और रावण के अभिमान की कहानी है। तो मैं अभिमान नहीं होना चाहिए, मैं क्या बताऊंगी, लेकिन एक बात आपको जरूर कहूंगी, बेटा मेरी एक बात याद रख लो, 2030 तक जी। वही लोग सही रहेंगे जो धर्म से जुड़ेंगे। आज हम ना अपने बच्चों को गोलमाल पिक्चर दिखाने, धमाल 4 दिखाने, दुनिया भर की पिक्चर दिखाने ले जा सकते हैं, लेकिन हम ये भूल जाते हैं कि चलो हम बच्चे को गुरुद्वारे हफ्ते में एक बार ले जाएं, हम मंदिर ले जाएं। हमारे घर में पार्टीज हो जाती हैं, हमारे घर में डिनर्स हो जाते हैं, कॉकटेल पार्टी हो जाती है, लेकिन हमारे घर में कीर्तन, हमारे घर में रामायण का पाठ, सुंदरकांड का पाठ नहीं होता। जो धर्म से जुड़ेगा वही बचेगा। देव गुरु बृहस्पति अतिचारी हैं और कर्क राशि में हैं और बहुत जल्दी अस्त होने वाले हैं। प्लीज
अपने बच्चों को हनुमान चालीसा पढ़ाएं, सूरज को जल दिलवाएं, उनसे पैर छुआएं, उनसे दान करवाएं, उन्हें मंदिर लेके जाएं, अपने घर में छोटी छोटी किट्टी पार्टी ना रखकर धार्मिक चीजों की चीजें करें, पंडित जी को बुलवाएं, अमावस के अमावस दान करवाएं, पूर्णिमा पर खीर बनाएं, चंद्रमा की रोशनी में रखें, स्वयं खाएं, बच्चों को खिलाएं, नमक का बच्चों से दान कराएं, दान का महत्व बताएं, हफ्ते में एक बार मंदिर गुरुद्वारे जरूर लेके जाएं, बैठकर ढोलक पर शिव चर्चा करें। आपको मालूम है सावन आ रहा है, सावन में बच्चों को महादेव के पर जल चढ़वाएं, कोई कष्ट नहीं होगा, आपके घर के आसपास भी कोई चीज नहीं आ पाएगी, आपका बाल भी बाका नहीं हो पाएगा, पर हरि बोल प्रभु का नाम लें और प्लीज सुबह 5 बजे बच्चों से बिस्तर छुड़वाएं, लेकिन उसके पहले खुद तो छोड़ें। मम्मियां तो खुद 3 बजे तक ऑनलाइन होती हैं, बच्चे कैसे बिस्तर छोड़ेंगे। अच्छा, कुछ लोग ऐसे भी हैं जो धर्म से बिल्कुल अलग हैं। आजकल ऐसे भी लोग हैं जो ना धर्म को मानते हैं ना रिलीजन को मानते, वो किसी भी धर्म को विश्वास नहीं करते, और ऐसे लोगों का ये विश्वास है कि जो है वो साइंस है और कुछ नहीं है। ऐसे लोग हैं, तो उनके लिए क्या है? ऐसे लोग कुत्तों को मानते हैं, सड़कों पर उतर जाते हैं अगर बेजुबान जानवर के लिए कुछ होता है। मत करिए धर्म, सेवा करिए, पेड़ पौधे लगाइए, पेड़ पौधे जो लगे हुए उनकी सफाई कीजिए, उनमें पानी दीजिए, उनमें खाद दीजिए, कटाई छटाई करवाइए, कबूतरों को बाजरा, गाय को रोटी, कुत्ते को दूध, चींटियों को खाना, मछलियों को आटा, नदियों को साफ करना, सड़कों पे सफाई कराना, सेवा करिए। सेवा में ही मेवा है। आप जाके प्रभु के आगे दीपक मत जलाओ, लेकिन 1 किलो घी किसी प्रेस वाले की बेटी को दे दो जो पढ़ाई कर रही है, वो घी रोटी पे लगाकर खा लेगी, हो गई सेवा। आपकी मेट के हस्बैंड उसे रोज मारते हैं, उसे बैठाकर बात करो, अरे वाह तेरी चूड़ी तो बड़ी अच्छी लग रही है, तेरे झुमके तो बहुत अच्छे लग रहे हैं, मुझे भी ला देना। दीदी मैं ला के दूंगी, आप पहनोगे? वो खुशी उसको दे दीजिए। अरे हाँ क्यों नहीं पहनूंगी, चल अपने घर से कल ठेकुआ बना के लाना, उसके घर का ठेकुआ खा लीजिए, उसके चेहरे पर 6 दिन उसको नींद नहीं आएगी, दीदी ने मेरे हाथ का खाया, दीदी ने मेरे घर का खाया, दीदी ने मेरे घर का। ऐसे करिए, किसी के चेहरे पर मुस्कान लाइए, किसी को कॉम्प्लीमेंट दीजिए, माता पिता की सेवा करिए, देश और दुनिया से बात कीजिए, कोई गिरा हुआ है तो हाथ पकड़ के उसे उठा लीजिए, लोगों की मदद करना सीखिए, लोगों के चेहरे पर मुस्कान लाइए। किसी की नौकरी नहीं लगवा सकते मत लगवाइए, किसी को पैसे नहीं दे सकते मत दीजिए, बस इतना कह ले आजा आज समोसे बनाए खाते हैं, उसको ये लगेगा बुरे वक्त में मुझे कोई घर बुला रहा है, ये कर लीजिए। अब मेरा सवाल आपसे ये है कि कई ऐसे लोग हैं कि अब जो आपसे मिलना चाहते हैं, कई बार मैंने बहुत सारे कमेंट सेक्शन भी देखे हैं, आपके भी देखे, और तमाम जहाँ जहाँ आपने बातचीत की मैंने वहाँ देखे, और कई लोग ऐसे थे जो आपसे मिलने की चाहत रख रहे थे, और कई लोग ऐसे भी हैं जो बहुत छोटे उम्र के बच्चे हैं, और कई लोग ऐसे जो मिड एज के हैं, बहुत बुजुर्ग भी हैं, वो आपको माता जी कहते हैं, गुरु माँ कहते हैं, मैंने ये सुना कि गुरु माँ कहते हैं आपको, वो आपसे मिलना चाहते हैं, लेकिन उनके पास आर्थिक परेशानी है। कई लोगों का ये भी दावा है, या यूं कहे कि कई लोग आप पे आरोप लगाते हैं कि डॉक्टर DY राखी तो सिर्फ अमीरों के लिए है, गरीबों के लिए है ही नहीं। ऐसे तमाम आरोप हैं आप पे। आपके आरोप का पहले जवाब दूंगी, फिर मिलने की बात करेंगे। इस पूरे ब्रह्मांड में और पूरी दिल्ली के अंदर मैं अकेली ऐसी एस्ट्रोलॉजर हूँ, झांच कर देख लीजिए, मतलब जिस पोजीशन के साथ बात करिएगा, ठीक है। अगर आप आज चाहे नरेंद्र मोदी जी से मिलना तो शायद नहीं मिल पाएंगी। मैं अपने कंपेयर नरेंद्र मोदी से नहीं कर रही हूँ। मैं एक अकेली ऐसी एस्ट्रोलॉजर हूँ जो सुबह 5:30 बजे से 5:45 के बीच में वीडियो डाल देती है, आज ये करो, बिना पैसे के, मुफ्त। नौकरी नहीं लग रही, ये करो। माँ की तबीयत खराब होने वाली है, ये करो। और कौन सी सेवा करूं, मुफ्त। और मैं बार बार कहती हूँ मुझसे मिलने की कतई जरूरत नहीं है। आपके पास मैं खुद मिलने आपके घर आ रही हूँ, फेसबुक के जरिए, इंस्टाग्राम के जरिए, मेंबरशिप के जरिए, यूट्यूब के जरिए, अलग अलग चैनल्स के जरिए। और जितने चैनल हैं, कोई वीडियो नहीं, 365 दिन 365 वीडियो डालती हूँ, और कई कई बार तो 6 वीडियो डालती हूँ। ये होती है फ्री सेवा, नंबर 1। नंबर 2, आपको मुझसे मिलकर अगर अपने बारे में ही पूछना है तो देयर इज अ प्रोटोकॉल। हम किसी की कुंडली फ्री में नहीं देख सकते, हमने गुरु को बोला हुआ है अपने। फिर भी मैं अकेली ऐसी हूं जो मैं बीच बीच में नवरात्रों में ऑफर लगाती हूँ, 100 रुपए में कुंडली दिखाओ, 500 में कुंडली दिखाओ, और मैं ही आपको बता दूं 5100 रुपीज मेरी फीस है। जितने दिल्ली NCR में इस वक्त एस्ट्रोलॉजर हैं, मैं एस्ट्रोलॉजी करना छोड़ दूंगी। मेरी मुकाम पर अगर कोई हो और उसकी 5100 फीस हो तो मुझे बता देना। और आज आपके पॉडकास्ट पे कह रही हूँ 5100 मेरी फीस है पर कुंडली, और मेरी आखिरी सांस तक 5100 ही रहेगी, ना 1 रुपए नीचे होगी, ना हुआ भी नहीं है जब से मैं एस्ट्रोलॉजी कर रही हूँ। यही फीस है, यही रहेगी, हमेशा रहेगी। चाहे 5100 आने वाले टाइम में 50 रुपीज हो जाए, मेरी फीस यही रहेगी। लेकिन इसके बाद भी लोगों को शिकायत हो तो उसका कुछ नहीं किया जा सकता। अच्छा, जिनके पास कुछ भी नहीं है वो क्या करें? और आपको जो लोग कह रहे हैं ना जिनके पास कुछ भी नहीं है,
वो लोग ऐसा बोलते हैं मेरी असिस्टेंट पूजा को कि हमारे पास कुछ नहीं है, फिर आते हैं बैठते हैं, फिर फलाना का बोलेंगे हम ना उनके पास गए थे, वो लाल किताब थी, हमने उनको ना 35,000 रुपये दिए, वो 5 मिनट बैठे, फिर वो उठ के चले गए, और हम क्या, और हमारे पास आकर कहते हैं हमारे पास फीस नहीं है। वहाँ 35,000 दे के आए होते हैं, इज इट, और यहाँ आके कहते हैं फीस नहीं है। ऐसा कई बार हमने किया। हमने, एक लेडी ने पूजा को फ़ोन किया, वैसे वो कहती हैं कि वो हमारी माँ है, माँ से नहीं मिल सकते। मैंने कहा बुलाओ, मिलेंगे माँ से। आपने बकायदा बुलाया और हमने उन्हें बोला कि कोई बात नहीं, आप मैम को 500 रुपये दे देना, मैं फ्री में कुंडली देखती, और क्या कर सकती हूँ। अब आप मेरी बात का जवाब दीजिए। वो बैठी, उन्होंने मेरी टेबल पे 3 आईफोन रखे, 3 हीरे से भरी हुई हाथ की चूड़ियां मस्टरीज में वो आई। पूजा ने मुझे मैसेज किया, मैम ये कह रही है इनके पास पैसे नहीं है, बाहर मस्टरीज में आई है, गनमैन खड़ा है। क्या कहेंगे आप इन लोगों का? कह रही आप इन फोनों पर मत जाना, कभी थे हमारे पास पैसे, अब नहीं है तो बेच दो। एस्ट्रोलॉजी, मैंने कहा आपने क्या मुझसे ऐसा क्वेश्चन, मेरे हस्बैंड का बिजनेस एकदम डाउन हो गया। मैंने कहा मैम तो आपको उपाय करने के लिए भी तो पैसे चाहिए होंगे, आपको मैं उपाय बिना पैसे के बताती हूँ। आप सुबह उठो और सुबह उठ के पीपल के पेड़ पर झाड़ू लगाकर जल देकर वहां पर दिया जला। सुबह तो मैं उठ नहीं सकती। अच्छा, ऐसा कहा उन्होंने? हाँ, सुबह तो मैं उठ नहीं सकती, कोई बात नहीं मैम, मेरे हस्बैंड ही 2 बजे आते तो मैं कैसे उठूं? मैंने कहा हुआ है। मैंने कहा आप रोज शाम को शिवलिंग पर जाओ और शिवलिंग पे दिया जलाओ, इससे आपके काम हो जाएंगे। मुझे आपसे 500 रुपये भी नहीं चाहिए, आप जाओ, बाहर गाय का डब्बा है, उसमें आप जो भी दक्षिणा 100 रुपये 500 रुपये डालना चाहो डाल दो। ठीक है, वो चली गई। 2 मिनट बाद वापस आई, मैम घर में शिवलिंग है उसमें चला दूं, मंदिर जाना जरूरी है। क्या कर सकते हैं आप? कुछ लोग जो बातें ऐसी बोलते हैं वो वैसी तकलीफ में नहीं होते, और जो तकलीफ में होते हैं आपको मालूम, अपने टॉप्स भी किसी को बेच कर आएंगे ना देखना, तो पता है आकर क्या बोलेंगे कि हम पैसों के बिना नहीं दिखाना चाहते। हमारे पिताजी कहते थे कि कभी भी पंडित का रखना मत, ऐसे भी लोग जी जी जी, ऐसा मैंने भी सुना है कि कभी मत पूछना, उसके भी पाप तुम्हारे ऊपर आ जाएंगे। जी जी, ऐसे भी लोग हैं। ये संस्कारों की बातें बेटा, तो जो लिख रहे हैं कमेंट वो हमेशा सही है वो जरूरी नहीं है, लेकिन लोग ऐसा करते हैं। और मैंने आपसे कहा ना, जो मिलना चाहते हैं खाली मिलना चाहे तो मोस्ट वेलकम, आओ मिलो, लेकिन मिलना नहीं चाहते ना, हमें पूछना है। अब आप एक बात बताइए, आपने अभी मुझसे बैठते कहा कि कोई ऐसी बात बताओ। मैं बाथरूम में मिली, एक पिक्चर देखने गई अपने बेटे के साथ, वो बाथरूम में खड़ी है, मैं बाथरूम में खड़ी हूँ, वो हाथ धो रही है, मैं हाथ धो रही हूँ। उन्होंने मेरे पैर छुए, मैंने कहा खुश रहो बेटा। मैं जाने लगी, उन्होंने मेरा दुपट्टा पकड़ लिया। मैंने कहा हाँ, फोटो लेनी है? कह रही नहीं मैम, मैं आपसे एक बात पूछना चाहती हूँ, मैं आप मेरे को बता दूं मेरी बेटी की IAS ऑफ। मैंने कहा बेटा मैं ये बाथरूम में कैसे बता दूं? बिल्कुल, आप जगह तो देखो, आप आ जाओ। नहीं मैं आ तो जाऊंगी, लेकिन आपका नंबर कहाँ से मिलेगा मुझे? ठीक है, मैंने कहा बेटा नंबर मेरे सारे गूगल पर हैं, कोई बात नहीं, आप परेशान मत हो, मैं फिर भी आपको नंबर दे रही हूँ, आप नंबर लिख लो जी। तो लोग जगह नहीं देखते, माहौल नहीं देखते। आपको मालूम है एस्ट्रोलॉजी के अलग ही दर्द होते हैं। हम पिक्चर हॉल में जाएं तो जो लेडी हमें चेक कर रही होती है, हमने आपको टीवी पे देखा, मैम एक बात बता दो, मेरा हस्बैंड मुझे मारता है। आप डॉक्टर के पास जाओ तो डॉक्टर को बोलो खांसी जुकाम, अच्छा बताओ अब देश में क्या होने वाला है। आप बच्चे के PTM में जाओ, प्रिंसिपल से मिलने जाओ, टीचर से मिलने जाओ, कॉलेज में जाओ, अच्छा मैम एक बात आपसे पूछनी थी, मेरा बेटे का ना कॉलेज का एक फर्स्ट ईयर बार बार उसका रह जा रहा है, 3rd ईयर है उसका, बता दो क्या करे। मैंने कहा मैम मेरे बच्चे का तो बता दो। नहीं आपका तो ठीक है, उसका तो हो जाएगा, मैं देख लूंगी, आप मेरा बताओ। कोई ऐसी जगह नहीं है जहां आप अकेले हैं, देयर इज नो प्लेस। तो ये दर्द भी तो है, मेरा खुद का अपनी कोई जगह ही नहीं है। पार्लर जाओ तो पार्लर वाली आपका फेशियल कर रही होगी तो वो आपसे 10 सवाल पूछ लेगी। अच्छा मुझे आप ये बताएं कि आने वाले, क्योंकि आपने अभी सवाल भी पूछा तो मैं नॉर्मली ही पूछना चाहती हूँ कि अभी 6 महीने बचे हुए हैं, अप्रॉक्स 6 महीने बचे हैं 2026 को खत्म होने में, क्या इस दौरान आप कुछ ऐसा देख रही हैं जो अनहोनी हो या कुछ ऐसी? जेंसी सड़कों पर उतरेगा, बहुत लोग विरोध करेंगे, नेता अभिनेताओं के लिए समय अच्छा नहीं है, पाकिस्तान के साथ हमारे संबंध अच्छे नहीं है, पेट्रोल के दाम बहुत बढ़ेंगे, ट्रंप का झगड़ा भी खत्म नहीं होगा, युद्ध की स्थितियां भयंकर बनेंगी, लड़ाई बहुत होगी, अग्नि घटनाएं बहुत होंगी, और बारिश तूफान आंधी तांडव करेगी। शेयर मार्केट में बहुत उछल देखेंगी, बहुत गिरावट देखेंगे, और गिरावट ही ज्यादा देखेंगी। ये समझ लीजिए कि आने वाला टाइम नेता अभिनेताओं के लिए, और सबसे बड़ी बात जेंसी सड़कों पर युवाओं के लिए अच्छा नहीं है, क्रिकेटर्स खिलाड़ियों के लिए अच्छा नहीं है, मतलब कोई भी खेल खेलते हो, क्योंकि मंगल का साल है। तो दूसरी बात ये कि आपको कुछ ऐसे खुलासे हुए दुनिया में होते हुए दिखाई देंगे, चाहे वो हॉस्पिटलों के दिखें,
चाहे वो आपको शेयर मार्केट के दिखें, चाहे किसी नेता के दिखें, ऐसे खुलासे कि अरे इतना घपला, इतना, जैसे चारा घोटाला, ऐसे घोटाले खुलते हुए दिखाई देंगे दिसंबर तक कि मतलब लोग दांतों तले उंगली चबा लेंगे और बहुत विरोध होगा, दंगे होने के पूरे चांसेस हैं। क्या 2027 शुरू होने के बाद अगर देखा जाए तो सही होगा सब कुछ या क्या जरूरत है ये बात बताने की अभी से और लोगों को डराने की? मैं आप... ऑलरेडी क्लियर कर चुकी हूँ कि 2030 तक भारत में कुछ अच्छा नहीं है। 2030 तक? जी, जब तक देवगुरु बृहस्पति 2032 तक अतिचारी हैं। 4 दिन खुशी 4 दिन गम वाला हिसाब है। बट हाँ, ये जरूर बता देती हूँ कि सितंबर में जब हमारे पितृपक्ष शुरू होगा तब लोगों को जिनको नौकरी नहीं मिली उन्हें नौकरी मिलेगी, इंक्रीमेंट होगा, प्रमोशन होगा। ये टाइम लोगों के लिए थोड़ा सा अच्छे होगा। जब सूर्य जो है वो कन्या राशि में आएगा तो यूथ के लिए ये टाइम थोड़ा सा अच्छा रहेगा। कोई भारत का बच्चा या विश्व का बच्चा कोई कंपटीशन एग्जाम्स के अंदर चीज़ें बहुत करेगा। और सिया जैसे मर्डर कांड, पति पत्नी के बीच में लड़ाई झगड़े, बेवफाई, मर्डर, खून, रेप, यही चीज़ें आपको देखने के लिए मिलेंगी। इतने तलाक होंगे जो आपने सोचे नहीं होंगे कि किस किस के तलाक हो रहे हैं। ये सारी प्रेडिक्शन आपने सब अपनी विद्या से देखी है? जी, ग्रहों की जो चाल चल रही है उससे देखी है, विद्या से नहीं देखी है। जो ग्रहों की चाल है, जो पर्टिकुलर साइंस है, उससे मैं आपको बता रही हूँ कि ये होगा। ठीक है, अब मेरा अगला सवाल ये है कि अभी सावन आने वाला है, जो कि आपने जिक्र भी किया। सावन में कई लड़कियां होती हैं, वो सोमवार का व्रत होता है, 4 सोमवार होते हैं और चारों सोमवार वो करती हैं एक अच्छे पति के लिए। तो आप मुझे ये बताएं, क्या कहीं ऐसा होता है कि अपने हेल्थ के कारण से 2 नहीं कर पाती या 1 नहीं कर पाती, उनके लिए आपकी क्या सलाह है? गुड़िया, ऐसा नहीं होता 1 कर लिया 2 नहीं करे, ऐसा नहीं होता। या तो आप करिए या मत करिए। और मैं आपको ऑप्शन बता दूं, अगर आपकी हेल्थ अच्छी नहीं, बिल्कुल मत करिए, 1 भी मत करिए। सोमवार का व्रत रखने की जरूरत ही कतई नहीं है। आप सिर्फ सोमवार वाले दिन किसी ऐसे व्यक्ति का व्रत खुलवा दीजिए जो भूखा है, जिसने व्रत रखा है, उसका मन है कि वो मेहंदी लगवाए, उसका मन है कि वो चूड़ियां पहने, उसका मन है कि वो नई ड्रेस ले, वो कर दीजिए। बच्चा, आज तुम्हारा व्रत है, अच्छा गुड़िया आज तुम्हारा व्रत है, आपसे छोटी है, आपसे बड़ी है, अच्छा दीदी आज आपका व्रत है, आप उसे पैसे दे दीजिए, सुहाग का सामान दे दीजिए, गेवर दे दीजिए, उसके व्रत को रंगीन बना दीजिए। जो कमी उसके व्रत में थी कि मैं तो रख पा रही हूँ पर पैसे नहीं है बेलपत्र चढ़ाने के, वो कर दीजिए, पुण्य आपको लगेगा। अच्छा, एक अच्छा पति या एक अच्छी पत्नी आज के युवा को क्या बताएंगी, वो कैसे मिले, वो क्या करे कि अच्छा पति या अच्छी पत्नी मिले? जैसे कि आप कह रही कि तलाक के रेट बढ़ेंगे, या यूं कहें कि आने वाला समय जो है वो थोड़ा सा डिस्टर्बिंग होगा। राम ढूंढने जा रहे हो तो सीता बन जाना, और सीता ढूंढने जा रहे हो तो पहले राम बन जाना। सीधी बात, नो बकवास, बी प्रैक्टिकल। आपको अगर सीता चाहिए तो राम बनना पड़ेगा, मर्यादा पुरुषोत्तम राम। और अगर आपको राम चाहिए तो सीता बनना पड़ेगा, सब त्याग के राम के पीछे चलना पड़ेगा। वो क्या करे, मतलब क्या करे अपने जीवन में, ऐसा क्या बदले, या कुछ ऐसा आप उन्हें आपने बताएं? गाना सुना है, हाँ तुम बिल्कुल वैसी हो जैसा मैंने सोचा था, चांद सी महबूबा। आपकी महबूबा चांद सी हो या ना हो, पति के पास पैसा है, वेल एंड गुड, नहीं है कोई बात नहीं। इतना भरोसा अगर पति पत्नी के बीच में है कि वो उनका फोन पासवर्ड डालकर जब मर्जी खोल सकें, और आप अपने हस्बैंड का फोन पासवर्ड डालकर जब मर्जी खोल सकें, तो आप राम और सीता वाले ही हस्बैंड ऐसा कुछ नहीं है कि पूजा करे, पाठ करे, या कुछ ऐसा करे जैसे घर से निकले, पूजा पाठ करें, वो करें। अभी आप फिर जेंसी की बात करें, प्रैक्टिकली हम कुछ ना करें, हम एक दूसरे को रिस्पेक्ट नहीं दे रहे, हम एक दूसरे से बातें छुपा रहे हैं, हमारे पास एक दूसरे का पासवर्ड नहीं है, हम कब आ रहे हैं कब जा रहे हैं ये हमें पता नहीं है, हम आपकी 10 लाख की इंश्योरेंस के लिए आपको जान से मार डाल रहे हैं, सांप से डसवा रहे हैं, करंट लगवा रहे हैं। क्या हो रहा है हम लोगों के बीच में? क्या हो रहा है? कम्युनिकेशन गैप, हम बात नहीं कर पा रहे। मेरा पैसा, तेरा पैसा भी मेरा पैसा। कई घरों में ऐसा पति पत्नी में है, पत्नी जो कमा रही है वो भी मेरा, और मेरा जो है वो तो मेरा है ही। और कई जगह पर पत्नी ऐसी है कि मैं जो कमा रही हूं वो मेरे मायका का, पर जो तू कमा रहा है वो भी मेरा। क्यों भाई? स्पेस दीजिए रिश्ते को। और महादेव की पूजा करने से बेटा, सोमवार के व्रत रखने से, महादेव पर बेल पत्र चढ़ाने से, दूध चढ़ाने से, धतूरा चढ़ाने से क्या सच में रिश्ता सही हो जाएगा? जब इज्जत ही नहीं है एक दूसरे के लिए प्रति। आप मुझे कहने की ऐसा उपाय क्यों? प्रैक्टिकली चीजों को करिए ना। आपको आज में अगर किसी, अभी मैं कह दूं ना, आप कमेंट्स पढ़ लीजिएगा नीचे कि सुबह उठ के अपने पति के पैर छुए। क्यों छुए? तू छूती होगी, हम तो नहीं छूते। ये लैंग्वेज पर आ जाते हैं लोग, तू तड़ाक पर। क्यों नहीं छुए? सीता माता नहीं छूती थी, माता पार्वती नहीं छूती थी। आप मुझे बताइए ना, द्रौपदी पांडवों के नहीं छूती थी?
तो अगर हम उसी कल्चर में आ रहे हैं जहां राम अभी तक है नर में, नारी में अभी तक सीता है, हम उस देश के वासी हैं, तो फिर क्या प्रॉब्लम है? अगर है तो हमारी बड़ी बुजुर्ग, आप गांव देहात में बिहार में जाइए, आप तो बिहार की हैं, आज भी छठ करके महिला जब सबसे पहले बाहर आती है तो सास ससुर के बाद हस्बैंड के पैर छूती है नहीं छूती, पता है? आपके हस्बैंड आपके पैर छूना चाहते हैं, वेल एंड गुड, आपकी मर्जी, आप छुआइए, दैट्स योर चॉइस। लेकिन ये कहते हैं लोग, जो मैं ये बता दूं, दूध चढ़ा दो, दूध चढ़ाने के बाद तुम पति को तू तड़ाक कर बुलाओ, तू आ गया, तू जा रहा है, तू कर रहा है। सीरियसली समझ में नहीं आता, हाउ डेयर, आप बात कैसे कर रहे हो? और आपके हस्बैंड भी आपसे, आप एक दूसरे को जितनी रिस्पेक्ट देंगे ना, महादेव पर दूध नहीं चढ़ाएंगे तो भी चलेगा। रिस्पेक्ट इंपॉर्टेंट है। रिस्पेक्ट, इज्जत सबसे पहले किसी भी चीज में इंपॉर्टेंट है। प्यार तभी आता है जब इज्जत होती है, और गुड़िया जहां इज्जत नहीं होती वहां प्यार कभी हो ही नहीं सकता, हो ही नहीं सकता जी। तो मैं कहूंगी सावन एक दूसरे को इज्जत दें। आपकी पत्नी ने आपके लिए व्रत रखे, जल्दी आ जाइए, साथ खाना खाइए, उनके लिए हरी चूड़ियां लाइए, उनके लिए बाहर झूला लगवाइए। जैसे उनके पापा उन्हें लाड लटाते थे वैसे लड़िए। जैसे आपकी मम्मी उनके लिए एक पराठे पे एक्स्ट्रा घी लगा देती थी ना, वैसा लगाकर अपने पति को दीजिए। कभी कभी ना पति की माँ बन जाना अच्छा है, और कभी कभी पत्नी का पिता बन जाना अच्छा है। आफ्टर ऑल जब हम अनमैरिड होते हैं हम क्या कहते हैं? पापा मुझे आपके जैसा पति चाहिए, मम्मी मुझे आपकी जैसी तो कोई हो ही नहीं सकती। अगर अभी ये बात कह दो तो क्या बोल रही है, बोलना शुरू कर दी। सिर्फ दिमाग लगाने की बात है, जो मैं कह रही हूँ वो 100% सही है। रिश्तों में लाड की, प्यार की, रिस्पेक्ट की जरूरत है। जो हमारे बच्चे आज छोटी सी उम्र में डिप्रेशन में जा रहे हैं, क्या होता है डिप्रेशन, एंजाइटी, मूड स्विंग्स? क्योंकि हम ना अपनों से खुलकर बात नहीं कर पा रहे। हमारे बच्चों को मम्मी आप नहीं समझ पाओगे। क्यों नहीं समझ पाऊंगी बेटा? लेकिन मम्मी तो समझाने ही लेक्चर कर दें, बेटा ये तुम्हारी उम्र है, बेटा पढ़ लो, बेटा नहीं, कोई बात नहीं बच्चा, तू बता तुझे क्या करना है, चल पिक्चर चलें, आराम से बात करेंगे, कॉफी पीते हैं। बच्चे के साथ ब्लैक कॉफी कभी पी के देखो, उसने आपके कहने पे दूध बहुत बार पी लिया। उनके अंदर घुसना पड़ेगा, उन जैसा बनना पड़ेगा, अपने बच्चों को बाहर ना जाना पड़े, हमारे बच्चे को किसी गेम की जरूरत ना पड़े, हमारे बच्चे को किसी ड्रग्स की जरूरत ना पड़े, इसलिए उनके इस यूथ के जैसा होना पड़ेगा। बेटा तुम और मैं ना, तुम बहुत छोटी हो मुझसे, गुड़िया हो तुम, मेरी सुनो, मैं 5G माँ बन गई, लेकिन मेरी सोच जो है मनोज कुमार की पिक्चरों जैसी हो तो नहीं चलेगा। अगर मेरा बच्चा नाइट आउट करने जाना चाहता है तो मैं जाने देना चाहिए मुझे। कंडीशंस हैं, मैं छोड़ने जाऊंगी, कहाँ जा रहे हो, किसका घर है, बात कराओ, नंबर दो, लोकेशन दो, उनके घर का फोन दो। इतना तो हक हमारा भी है ना, तुम अगर हमसे आजादी मांग रहे हो। लेकिन आज हमारा बच्चा कहता है मैं आउट जाना, जाओ। हम ये भी जानना चाहते किसके। आप देख लो ना आयुषी हत्याकांड, अगर आप याद करो, आपको ये नहीं पता आपके बच्चे के मन में क्या चल रहा है। पेरेंट्स बच्चों से दूर हैं, बच्चों के करीब आना है बस। आपसे मेरा आखिरी सवाल होगा, आप प्रधानमंत्री का नाम का जिक्र कर चुकी हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, योगी आदित्यनाथ, राहुल गांधी, इनके अगर मैं भविष्य का अगर हल्का सा अंश आपसे जानना चाहूँ तो क्या होगा? आदित्यनाथ जी, योगी आदित्यनाथ ऑल टाइम माय फेवरेट जी। थोड़ी सी परेशानियां हैं यूपी में, आने वाले टाइम में इलेक्शंस भी हैं, तो थोड़ा सा इन्हें तकलीफों का सामना तो करना पड़ेगा यूपी में इलेक्शंस को लेके। अमित जी की तबीयत मुझे ठीक नहीं लगती, मोदी जी के लिए चैलेंजेस रहेंगे, क्योंकि भारत में आने वाले टाइम में वो सब आपको देखने के लिए मिल सकता है जो आपको नेपाल में पिछले साल दिखा था। जेएनसी का एकदम सड़कों पर उतना विरोध करना, पूरे विश्व से जो है कहीं ना कहीं नरेंद्र मोदी जी के लिए तकलीफ होना, पाकिस्तान की तरफ से तकलीफ होना, और फिर से ट्रम्प की तरफ से तकलीफ होना। लेकिन इसके बावजूद भी भविष्य बहुत अच्छा है। लेकिन एक भविष्यवाणी और, आने वाले टाइम में आप बहुत सारे शहरों के मुख्यमंत्री बदलते हुए देखेंगी। वेट एंड वॉच। क्या बात है। इसलिए मैं बार बार आपके ज्ञान और आपके बारे में बोल रही हूँ कि आपने एक विद्या पढ़ी है, जिसके दम पे आज जो कॉन्फिडेंस मुझे अपनी आंखों में दिख, आपकी आंखों में दिख रहा है, जो आप कॉन्फिडेंस से मुझे बता रही हैं, दर्शकों को बता रही हैं। अब दर्शक ही अब तय करेंगे कि क्या सही है क्या गलत है। आपने बहुत प्रैक्टिकली भी जवाब दिया कि प्रैक्टिकल रहो, उपायों में मत जाओ। आपने ये भी कहा, आपने जेनजी की बातें की, आपने पेरेंट्स की बातें की, आपने यूथ की बात की, आपने बुजुर्गों के बारे में भी बात की। और मुझे लगता है कि आज दर्शक आपको देखकर वाकई मुझे लगता है कि जान गए होंगे, पर्सनल लेवल पे कम से कम आपको जानने की कोशिश मैंने की, जो अब तक बाकी लोगों ने नहीं किया। वो कोशिश की मैंने कि आपकी जो चीज़ें हैं, जो आप हो, वो लोग जाने
क्योंकि आपकी फैन फॉलोइंग जब मैं देखती हूँ और जो आपने कलकत्ता का जिक्र किया वो वाकई काबिले तारीफ है। थैंक यू। तो अगर कोई, मैं कहती हूँ कि संघर्ष आप शुरू करते हैं, कहीं से आप शुरू करते हैं, तभी आप एक मकाम में जाते हैं, और जब उस मकाम पे पहुंचते हैं तभी लोग आपकी बात को मानते हैं। और वो शायद आपने साबित किया है अपनी बातों से, अपने ज्ञान से, अपना जो आपने पढ़ाई में एक अपना एक दिया है, अपना समय दिया है, उसमें उसका पूरा सम्मान है मेरी तरफ से। और आपका बहुत बहुत धन्यवाद मैं दिल से कहूँगी कि आप मेरे साथ जुड़ी। आपके साथ जुड़ने के लिए मैं बहुत समय से कोशिश कर रही थी, और थैंक यू सो मच, आपने मुझे समय दिया। हो सकता है कई सवाल मेरे छूट गए, कई सवाल जो मेरी टीम ने पूछे थे, कई लोगों ने मुझसे बोले थे, वो छूट गए, क्योंकि ये चर्चा ही ऐसी थी कि मुझे चाहिए था कि आप बोले, दिल से बोले। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू मुझे बुलाने के लिए। कोई बात नहीं, आप अपनी टीम के क्वेश्चंस लिख के लाइएगा, हम फिर आपके साथ सितंबर अक्टूबर में एक बार दिवाली के आसपास फिर से कोई जो है पॉडकास्ट करेंगे। जब भविष्यवाणियां सच हो जाएंगी तब उस पर बात करेंगे। जो आपके पॉडकास्ट में मैंने कहा था, फिर आऊंगी आपको जवाब देने, और जो नहीं सही होंगी उसका भी जवाब देने आऊंगी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो अभी से हमारे दर्शकों के लिए वादा है कि डॉक्टर DY राखी, जो एक सेलिब्रिटी भी कह सकते हैं आप इनको, आइकन भी कह सकते हैं इनको, क्योंकि इनके पास युवाओं की ज्यादा भीड़ है जो इनके पास अपने बारे में बात करने आती हैं। तो अगली बार फिर मिलेंगे डॉक्टर DY राखी के साथ। मैं रंजना उपाध्याय हूँ आपके साथ, और फिर ऐसे ही एक बड़ी खबर के साथ या बड़ी बातों के साथ आएंगे, बड़े दावों के साथ आएंगे। भविष्य की जो बातें हुई उस पर भी चर्चा होगी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बहुत बहुत धन्यवाद मैम आपका। RRR